हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के टॉपिक से। हम लोग बात कर रहे हैं देविका रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, देविका नदी परियोजना के बारे में। क्वेश्चन अगर आए कि ये प्रोजेक्ट कहां का है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रोजेक्ट है। तो डोनर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डोनर मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने रिसेंटली सजेशन दिया है इस प्रोजेक्ट को लेकर, देविका रिवर प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में हमें देखने को मिलता है। और ये प्रोजेक्ट जो है गाइस, इसे कंपेयर किया जा रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ, नमामि गंगे परियोजना के साथ। और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें गाइस तो ये प्रोजेक्ट 190 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर काम 2019 मार्च से शुरू हो गया था और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है, नेशनल रिजर्व रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है, उसके अंडर ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट के तहत, इस परियोजना के तहत बाथिंग घाट्स, जो स्थान घाट जो होते हैं ना, स्थान घाट जहां पर स्नान किए जाते हैं, तो देविका नदी के जो बैंक्स हैं, इसके जो हम लोग को तट वाला एरिया, जो किनारे वाला जो एरिया देखने को मिलता है, तो वहां पर जो है वो बाथिंग घाट जो है वो बनाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। जितना भी इंक्रोचमेंट्स वगैरह जो है, अतिक्रमण वगैरह जो है, यानी कि जिन जिन एरियाज को लोगों ने जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिए, कब्जे में कर लिया है, अवैध तरीके से जो लोग इस एरियाज पर रह रहे हैं इस नदी के आसपास, तो उस इंक्रोचमेंट को जो है वो हटाया जा रहा है। और प्राकृतिक जल जो है, नेचुरल वाटर बॉडी जो है, इसे दोबारा से रीस्टोर किया जा रहा है। मतलब कि यहां पर जो भी पॉल्यूशन हो गया, गंदगी हो गई है, इसको दोबारा से रीस्टोर करने का काम किया जा रहा है। इसका जो कैचमेंट एरियाज जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर डेवलप किए जा रहे हैं क्रिमेशन ग्राउंड्स को। मतलब शमशान की जो भूमि होती है ना, जहां पर लोगों को जो है वो आखिरी बार छोड़ के आया जाता है, तो शमशान भूमि के साथ साथ जल ग्रहण क्षेत्र भी विकास किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, राइट। कैचमेंट एरियाज भी विकास किए जाएंगे। तो याद रखिएगा ये सब चीजें, थोड़ी सी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। वैसे इतना ज्यादा बिल्कुल रटने की, याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी चीज बस ध्यान में रखो, राइट। मेनली जो आपको ध्यान में याद रखना है वो है इस देविका नदी के बारे में, जिसके बारे में अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें और क्या चीज देखने को मिल रही है, तो 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सीवेज नेटवर्क 129.27 किलोमीटर का तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 2 क्रिमेशन घाट, मतलब कि शमशान घाट जो है वो बनाए जा रहे हैं।
और इसके अलावा फेंसिंग यहाँ पर लगाई जा रही है, राइट, और लैंडस्केपिंग की जा रही है, फेंसिंग लैंडस्केपिंग वगैरह, राइट, जिससे कि अतिक्रमण ना हो इस क्षेत्र का, इस एरिया का, नदी के आजू बाजू का। और छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं और 3 सोलार प्लांट्स भी इस प्रोजेक्ट के हिस्से में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और परियोजना के पूरा होने के बाद नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी ऐसा कहा जा रहा है, और जल की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी उसमें सुधार होगा, तो पोल्यूशन रिड्यूस होगा और वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी इस प्रोजेक्ट के तहत। अब देखो, आपको थोड़ा सा देविका रिवर के बारे में, देविका नदी के बारे में जानना है। तो देविका नदी कहां पर है गाइस? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये नदी उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वहां पर उधमपुर जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है शुद्ध शुद्ध पहाड़ी महादेव मंदिर, और वहीं पर ही महादेव मंदिर है। तो शुद्ध पहाड़ी पर जो महादेव मंदिर है, राइट, तो वहीं पर ही ये उत्पन्न हुई है, राइट, वहीं से ही निकलती है। और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ जो है वो जाती है और वहां पर पंजाब के पास जाती है ये, और जाकर रावी नदी पर मिल जाती है। तो रावी नदी से मिलती है पंजाब में आकर ये। और पंजाब किसकी बात हो रही है? हमारे पंजाब की नहीं, पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही है। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और नदी का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो क्वेश्चन आ जाए कि अभी रिसेंटली गंगा नदी की जो सिस्टर है वो अभी न्यूज में थी, तो किस नदी की बात हो रही है? तो देविका नदी आप लोग को ध्यान में रखना है, गंगा नदी की सिस्टर के रूप में से माना जाता है, जाना जाता है। और जून 2020 में उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन किया गया था। इस पुल के निर्माण का उद्देश्य यातायात की भीड़ से निपटने के अलावा सेना के काफिले और वाहनों को सुगम मार्ग प्रदान करना था। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या थी? ट्रैफिक कंजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए एक देविका ब्रिज भी बना दिया गया था जून 2020 में, पिछले साल। और आर्मी कॉन्वॉयज जो है और व्हीकल्स जो है उनके लिए भी एक स्मूथ पैसेज के तौर पर ये ब्रिज जो है वो काम करता है, सॉरी। तो देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि देविका रिवर प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का एक पार्ट है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का पार्ट है। तो इसके बारे में भी जान लो कि ये एनआरसीपी है क्या। तो सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, केंद्रीय वित्त पोषित योजना ये हमें देखने को मिलती है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो नदियों से पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना, प्रदूषण को रोकना नदियों में जाने से, राइट। और प्रोग्राम फॉर रिवर कंजर्वेशन आर बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो ये दो अथॉरिटीज हैं, ये प्लान है जिसके तहत ये ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लाए जाते हैं जो कि नदियों के संरक्षण से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसके तहत क्या क्या काम किया जा रहा है? तो इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन वर्क चल रहा है, मतलब कि जो रॉ सीवेज जो होती है ना, यानी कि ये जो हम लोग को मल देखने को मिलते हैं, कच्चे मल वगैरह, रॉ सीवेज वगैरह जो होती है, तो उसे रोका जा रहा है नदी में जाने से, राइट। जैसे कि ओपन ड्रेन्स के थ्रू, नाले वगैरह के थ्रू, खुले नाले वगैरह होते हैं ना, वो डायरेक्टली डंप कर देते हैं अंदर। अभी आपने अगर एनवायरमेंट की क्लास ली होगी तो मैंने अभी कुछ समय पहले एनवायरमेंट की क्लास में वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ाया था। तो उसमें हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी थी कि किस प्रकार से ओपन पिट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कि ओपन सोर्सेस के थ्रू हम देखते हैं कि किस प्रकार से नदियों में जो है वो पोल्यूशन हो जाता है, राइट। याद आ रहा है आप लोग को? तो वही चीज यहां पर बताई गई कि ये जो कुछ ओपन सीवेज हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। कुछ चीज ऐसी होती है जैसे वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। ओरिजिन के बारे में हमने बात करी थी ना, कि कहां से ये जो पोल्यूशन जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। इसमें एनवायरमेंट की क्लास में भी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था। और फिर उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, राइट, कि उस गंदे पानी को जो है वो ट्रीट किया जाए। तो ये इसके अंदर है। एक तो खराब पानी को रोकना, मतलब कि ये नाले वगैरह जो होते हैं जो नदी में मिलने लगते हैं, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके रोका जाए, और रोक कर इन पर्टिकुलर गंदे पानी को जो है वो ट्रीट करना है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की यहां पर बात हो रही है, जो डाइवर्टेड सीवेज जो होता है ना, उसको ट्रीट करने के लिए, वही चीज जो मैंने आपको समझाई। लो कॉस्ट सैनिटेशन वर्क की बात हो रही है, जैसे कि ओपन डेफिकेशन प्रिवेंट करना, रिवर बैंक्स पे लोग बाग जो है वो खुले में शौच करने चले जाते हैं, राइट, नदी के आसपास वाले एरिया में, तो उन सब चीजों को रोकना। और देखिए, जहां पर शमशान घाट में हम जाते हैं तो वहां पर शव को जो जलाया जाता है ना, तो आज की डेट में वुड के उपयोग को रिप्लेस करने के लिए आपको पता होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक से जो है वो जलाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया भी यहाँ पर लगाया जा रहा है, और वुड क्रेमेटोरिया भी, मतलब इंप्रूव वुड क्रेमेटोरिया भी लगाया जा रहा है, जिससे कि लकड़ी वगैरह जो है उसे संरक्षित किया जा सके, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो भी बॉडीज यहाँ पर लाई जाती हैं बर्निंग घाट्स में, यानी कि शमशान वगैरह में देह संस्कार करने के लिए, तो उचित तरीके से देह संस्कार सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट इस प्रकार का भी किया जा रहा है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि अभी ये देविका रिवर प्रोजेक्ट में भी हम लोग को शमशान घाट के डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई थी, है कि नहीं। स्नान घाटों
का सुधार, जैसे नदी तटाग्रह विकास कार्य, राइट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वर्क, जैसे कि बाथिंग घाट्स वगैरह को इंप्रूव किया जा सके। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है ये, पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च, मतलब नदियों के कंजर्वेशन के लिए करता है ये। तो ये सब चीजें भी इसके कार्यों में शामिल है। और दूसरे भी कार्य इसके अंदर शामिल है, वो डिपेंड करता है कि वो लोकेशन किस टाइप की और वहां पर किस तरीके की मतलब चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो उन सब चीजों को भी देखता है ये, और फिर उसके बाद फिर अपने सजेशन देता है, और फिर एक्टिविटीज इसके अंदर हमें अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है कि ना। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसमें हमने 3-4 चीजों के बारे में बात करी। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं क्या क्या हमने पढ़ा। देविका रिवर प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, जम्मू एंड कश्मीर का ये प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल है, और ये प्रोजेक्ट किस चीज का हिस्सा है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का हिस्सा है। तो इसको हमने जाना, इसके बारे में काफी डिटेल में समझा हमने, ठीक है। तो ये पूरी चीज आपको अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए। गाइस, पेपर 2 के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 20 स्टूडेंट्स की एंट्री है, 50% जो है वो ये सीट्स भर चुकी हैं, और जैसे ही 20 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएंगे, ये कोर्स जो है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस मेंस आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। 70 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आप लिखेंगे, और फिर आपके आंसर को हमारी फैकल्टी जो है वो चेक करेंगी, और आप जहां जहां पर गलती कर रहे हैं आपको वो चीज बताई जाएगी, और कैसे आपको मेंस के आंसर को और बेहतर लिखना है उस चीज की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी इस कोर्स के अंदर, राइट। और 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगी, 6 ऐसे करवाए जाएंगे, 3 महीने का कोर्स होने वाला है ये। GS 1, 2, 3, 4 चारों ही पेपर जो है वो इसमें कवर किए जाएंगे, और यूपीएससी लेवल का असेसमेंट होगा। कोर्स की फीस है 3000 रुपीज 3 मंथ्स के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर है 9713282838, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अपन बात करेंगे पेपर 2 की पहली न्यूज के बारे में। यहां पर बात हो रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीटिंग के बारे में, भारत ऑस्ट्रेलिया की बैठक के बारे में। तो अभी हाल ही में हमें देखने को मिला, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कृषि और रक्षा क्षेत्रों, एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर में जो कॉपरेशन है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इनके सहयोग की इन्होंने समीक्षा करी, रिव्यू किया इनके कॉपरेशन को। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं। आपको यहां पर अपने दिमाग में यह ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर किस प्रकार का कॉपरेशन है, यानी कि ये दोनों मिलकर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर एग्रीकल्चर सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए क्या काम कर रही हैं। तो देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रेन्स पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है, भारत ऑस्ट्रेलिया अनाज साझेदारी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण अनाज भंडार जो है, रूरल ग्रेन स्टोरेज जो है, गांव क्षेत्रों में अनाज भंडार जो हमें देखने को मिलता है ना, किसान जो है जब हार्वेस्टिंग जब कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग का जो पीरियड होता है, राइट, जैसे कि उन्हें कटाई कर ली, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस धान को यानी कि उस ग्रेन्स को जो है वो रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास जिस प्रकार की विशेषज्ञता है, एक्सपर्टीज जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, मतलब कि एक बार जब किसान जो है हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है कटाई के बाद किस प्रकार से मैनेज किए जाते हैं ग्रेन्स को, तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेटर मैनेजमेंट चीजें हैं, राइट, टेक्निक्स हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, राइट। किन किन चीजों में, जैसे कि वेयर हाउस के मामले में, मतलब कि स्टोरेज के मामले में, कि जिससे कि वो खराब ना हो, फसल नहीं मतलब ग्रेन्स वगैरह खराब ना हो, अनाज खराब ना हो, राइट। और वहां से फार्म से मार्केट तक पहुंचाने का जो सप्लाई चेन है, तो इसके मैनेजमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद कर रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया अनाज साझेदारी के थ्रू, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रेन्स पार्टनरशिप के थ्रू। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसमें मेन टारगेट किया जाता है कि कम से कम लॉसेस हो और कम से कम वेस्टेज हो, राइट। तो इस पर फोकस किया जाता है कि फार्म से लेकर मार्केट तक ग्रेन्स को जो है वो पहुंचाना, तो उसका पूरा जो मैनेजमेंट है उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमें मदद कर रहा है इस पार्टनरशिप के थ्रू। क्लियर है आपको ये वाली बातें? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज हमें देखने को मिलती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो हमें देखने को मिलती है, तो ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की तरफ से, राइट, इस चीज में। और इस बैठक के दौरान भारत द्वारा नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसके प्रमुख कार्यक्रम का उल्लेख किया गया, और ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधान मतलब कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके संगठन जो है, उनके साथ सहयोग स्थापित करने की उम्मीद व्यक्त की गई। तो इस मीटिंग के दौरान यहां पर यह भी
हमने देखा कि इंडिया ने बात करी नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में और मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया जो है और ऑस्ट्रेलिया की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके जो है वो रिसर्च करें एग्रीकल्चर की फील्ड में। इस मीटिंग के दौरान ये बात हुई। और ये जो NICRA जो हमें देखने को मिलती है, ये एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसमें हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर रिसर्च करते हैं कि जैसे कि कई सारे क्रॉप्स वगैरह होते हैं वो रेजिलिएंट बन जाए क्लाइमेट चेंज को लेकर। जैसे कि टेम्परेचर लेवल आज की डेट में इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और वेरियस टेक्निक के थ्रू कि क्या करें हम ऐसा कि जिससे कि क्रॉप जो है वो बढ़ते हुए टेम्परेचर में या क्लाइमेट चेंज में सर्वाइव कर सकें, राइट। तो ये वाली चीज पर हम लोग काम करते हैं इसके थ्रू, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के थ्रू। तो ये जो नेटवर्क प्रोजेक्ट है इस पर हमारा मेन काम होता है। तो हम चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करे, इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करे। क्लियर है हाथ पर आपको बातें? और देखो इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर के रेजिलियंस को इंक्रीज करना क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया प्रॉपर रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप जो है वो वैसा वैसा जो है वो अडॉप्ट करे उन सब चीजों को, रेजिलिएंट बन जाए, राइट। उसके अलावा रिसर्च ऑन एडॉप्शन एंड मिटिगेशन, कवर क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसर्च जो है वो एडॉप्शन पर है, मिटिगेशन पर हम लोग को देखने को मिलती है, और इसके अंदर क्रॉप्स की भी बात होती है, लाइव स्टॉक की भी बात होती है, फिशरीज की भी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी काम होता है, रिसर्च होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट्स आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए बात करेंगे हम डिफेंस कॉपरेशन को लेकर कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा सहयोग किस प्रकार का है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन एक्सरसाइज मालाबार, तो मालाबार नौ सैनिक अभ्यास जो हमें देखने को मिलता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी हम लोग को देखने को मिलती है। लद्दाख कन्फेडरेशन के बाद, लद्दाख गतिरोध के बाद जो चाइना के साथ हमें देखने को मिला था, तो इंडिया ने इनविटेशन भेजा ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो किन कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलती है, राइट। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्वाड कंट्रीज, जिन स्टूडेंट को क्वाड कंट्रीज के बारे में पता होगा उनको लिंक जो है वो समझ गए होंगे। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बताइए किन कंट्रीज के बीच में होती है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्विटेशन दिया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग जो है वो अब चाइना को काउंटर करने के लिए लाइक माइंडेड या लाइक स्ट्रेटेजीज वाली कंट्रीज को शामिल कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा सहयोग बढ़ा रहे हैं, राइट। जो कि सभी लोग मिलकर जो काउंटर करना चाहते हैं उसको, चाइना को, तो हम सभी के साथ जो है वो एक अपने रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, और उसका एक ये हम लोग को वो देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक तरीका कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, क्वाड को, राइट। तो ये वाली चीज। आगे की बात करते हैं, काफी सारे बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन है, जैसे कि हम बात करें ऑस इंडेक्स, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, ये भी रिव्यू किए गए इस दौरान, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग शेयर करते हैं। और एक्सप्रेस किया गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जल्दी से जल्दी हम लोग 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग जो है वो कंडक्ट करें, कि ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स हमारे मिनिस्टर्स बैठकर डायलॉग कंडक्ट करेंगे। और 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग एक प्रकार का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स आकर बैठेंगे, यानी कि दोनों कंट्री के और एक दूसरी कंट्री के साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। और ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम लोग को दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिलेगा, तो इस पर भी बात की जा रही है। अब ओवरऑल की बात करें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टाइज जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया का सहयोग हम लोग को किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो कोविड-19 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें ऑक्सीजन भेजी थी, वेंटिलेटर्स भेजे थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE किट भेजी थी इंडिया को, राइट, इमीडिएट सपोर्ट पैकेज के तौर पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रकार से जो है वो हमारी मदद करी। ट्रेड मिनिस्टर्स जो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने लॉन्च किया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को, जिसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथॉन भी हमें देखने को मिला, जो ऑर्गेनाइज किया गया था। दोनों ही कंट्रीज ने अपग्रेड किया अपने रिलेशनशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, और साइन किया मल्टी डिफेंस एग्रीमेंट्स 2020 में, राइट। क्योंकि मेन चीज यह है कि ये चारों कंट्री, यूएसए अभी इसमें नहीं दिखाई दे रही है आपको, बट जो यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स यूएसए के साथ भी हमें देखने को मिलते हैं। जापान, इंडिया, यूएसए, जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्री ऐसी हैं जो मिलकर इस जगह पर काम कर रही हैं, राइट। और इनका मेन, हमेशा हमें एक ही चीज, एक कॉमन चीज देखने को मिलती है कि चाइना को काउंटर करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव इस एरिया का है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉपरेशन हम लोग को वेरियस फोरम्स वगैरह में, वेरियस प्लेटफॉर्म्स वगैरह में एक साथ देखने को मिलता है।
ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की सीट के लिए, राइट, क्योंकि इंडिया चाह रही है कि उसको परमानेंट सीट मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया का सपोर्ट करती है इस मायने में। दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड की मेंबर्स हैं, कॉमनवेल्थ की मेंबर्स हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की, आसियान रीजनल फोरम की, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप की, जो क्लाइमेट और क्लीन डेवलपमेंट पर हमें देखने को मिलता है, राइट। तो दोनों ने ही ईस्ट एशिया समिट पर भी पार्टिसिपेट किया। तो इन सब मंचों पर एक साथ ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हमें दिखाई देती हैं। और दोनों ही कंट्री जो है वो 5 इंटरेस्टेड पार्टीज के मेंबर के तौर पर हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उस मायने में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हम लोग को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का देखने को मिलता है और सपोर्ट करता है इंडिया की मेंबरशिप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी दोनों कंट्रीज के बीच में हुए थे 2014 में। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी और एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में हुई थी। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में मैंने अभी शायद आपको कल के उसमें सैटरडे के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है एक्स्ट्रेडिशन के बारे में कि एक्स्ट्रेडिशन होता क्या, आई थिंक, या फिर रिवीजन क्लास में हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था इसके बारे में, एक्स्ट्रेडिशन के बारे में। तो जून 2008 में ये साइन हुए थे एमलेट और एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी। दोनों ही कंट्री ने इसको रेक्टिफाई भी किया हुआ है। दोनों ही ने ही जो है वो एक्सप्लोर किए हैं वेरियस एरियाज को, जैसे कि क्लोजर इंटेलिजेंस रिलेशनशिप बिल्डअप किए हैं, राइट, डिफेंस की अगर हम बात करें तो, और भी दूसरे एरियाज जो हाई टेक्नोलॉजी और आउटर स्पेस के हमें देखने को मिलते हैं, इनमें भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों का हम लोग को पार्टनरशिप देखने को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने जाने जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक पे आप यूज कर सकते हैं। और डिफेंस और एग्रीकल्चर एरिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या रिलेशन, क्या कॉपरेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको भी हमने डिटेल में समझा। अब देखिएगा, इस संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट सामने आ रहा है मास मीडिया कॉपरेशन को लेकर। तो नाम से आपको समझ में आना चाहिए, मास मीडिया कॉपरेशन की यहां पर बात हो रही है, मतलब कि न्यूज एजेंसीज की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अब न्यूज चैनल्स क्या करते हैं गाइस, तो कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जनता को, लोगों को। तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ये एग्रीमेंट है, इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, सिंपल सा ये एग्रीमेंट ऐसा है कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरी कंट्रीज के साथ अपने मीडिया की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगी। तो ये वाली चीज है कि एक दूसरी कंट्री में जो लोग हैं उनके बारे में और जानने को जो है वो मिलेगा एक दूसरे कंट्रीज को। तो बस ये वाली चीज इसके अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर है, और कुछ नहीं, सिंपल सी चीज आपको समझनी है। इसको हम थ्योरी देख लेते हैं। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और साइन किया है और रेक्टिफाई किया है एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। तो मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग जो है उस पर जो समझौता है, एग्रीमेंट जो है, उसको साइन कर लिया और रेक्टिफाई करने का अप्रूवल दे दिया, राइट। एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था जून 2019 में, अब इसको अप्रूवल दे दिया रेक्टिफाई करने का, अब ये लागू होगा। और मेंबर स्टेट जो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में ये कॉपरेशन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू ये जो कंट्रीज हैं वो अपनी मीडिया इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करेंगी, राइट। It will provide an opportunity for member states to share new innovations and best practices in the field of mass media. इसके अंदर यह भी शामिल है कि मास मीडिया की फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस और नए नए इनोवेशन जो आ रहे हैं वो भी एक दूसरे की कंट्रीज के साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे, राइट। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज मेंबर्स हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा अभी। और इंडिया क्या शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, और अगर हाँ है तो किस साल में मेंबर बनी थी, और इंडिया के साथ और कौन सी दूसरी कंट्री को मेंबरशिप ऑफर की गई थी एससीओ की। तो जल्दी से बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर। एससीओ के बारे में पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मेन एरियाज कॉपरेशन के क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो क्रिएशन ऑफ अ फेवरेबल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसमें म्यूचुअल और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन मास मीडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि जो राज्यों के जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो काम में आए, ये सिस्टम काम में आए। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि मीडिया का काम क्या होता है, वो उस कंट्री के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स बनाता है, उस कंट्री के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी देता है ना। तो इससे क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से कि एक दूसरे कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनका जीवन कैसा है उसके बारे में जानकारी और अधिक मिलेगी और अधिक प्राप्त होगी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। और कॉपरेशन अमंग द एडिटोरियल ऑफिस, जो न्यूज चैनल के जो एडिटोरियल ऑफिस वगैरह जो होते हैं ना, तो उनके बीच में कॉपरेशन होगा, राइट।
और साथ ही साथ रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में जो मास मीडिया से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है, एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को मास मीडिया की फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके बीच में एक कॉपरेशन होगा। यहां पर इक्वल और म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन को प्रमोट किया जा रहा है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जो जर्नलिस्ट का है उनके बीच में, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना जर्नलिस्ट के, तो उनके बीच में एक कॉपरेशन होगा, राइट। इक्वल और म्यूचुअल कॉपरेशन हमें देखने को मिलेगा, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और मदद करना ब्रॉडकास्टिंग को, प्रसारण को, टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स के, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना लीगली उस कंट्री के अंदर, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और यहां पर इंकरेज किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, और जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जो होते हैं मास मीडिया की फील्ड में, जो भी लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वो अपने एक्सपर्टिज्म को जो है वो शेयर करें, एक्सचेंज करें न्यूबीज के साथ जो नए नए अभी ज्वाइन होते हैं, राइट। नए नए जर्नलिस्ट जो हमें देखने को मिलते हैं, नए नए लोग जो मीडिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा यहां पर प्रमोट किया जा रहा है कॉपरेशन साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में मास मीडिया की फील्ड में, राइट। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी मीडिया प्रोफेशनल्स को, किनके द्वारा? प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनके द्वारा। तो ये सब चीजें यहां पर आपस में देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर ये एग्रीमेंट था, वो उतनी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आपको एक पता होना चाहिए किस टाइप का एग्रीमेंट एससीओ कंट्रीज के साथ हुआ है। मेन चीज जो आपसे पूछी जाएगी उठाकर वो है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रकार का हमें देखने को मिलता है। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया की कंट्रीज हम लोग को इसमें देखने को मिलती हैं, जो कि आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉपरेशन जो है वो करती हैं। तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूरेशिया का, राइट। जिसका मेन एम यह है कि इस क्षेत्र में, यूरोप और एशिया के जो क्षेत्र हैं वहां पर पीस, शांति बरकरार हो, सिक्योरिटी रहे और स्टेबिलिटी रहे इस क्षेत्र के अंदर। 2001 में इसका गठन हुआ था। एससीओ का जो चार्टर हमें देखने को मिलता है वो साइन हुआ था 2002 में, और ये लागू हो गया था 2003 से, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है एससीओ की। 8 कंट्रीज हैं एससीओ के अंदर, जहां पर हम लोग को कजाकिस्तान, आप चलो खड़े हो, आपने अपने दीवार में जो बड़ा सा मैप चिपका के रखा होगा, वर्ल्ड मैप, जाओ उस वर्ल्ड मैप के पास, जिन स्टूडेंट ने नहीं चिपका के रखा है तुरंत अपने दीवार पे बड़ा सा एक वर्ल्ड मैप और बड़ा सा इंडिया मैप चिपका लो। जाओ वर्ल्ड मैप के सामने कजाकिस्तान को ढूंढो, चाइना तो आप ढूंढ ही लोगे, किर्गिस्तान को ढूंढो, रशिया तो आप ढूंढ ही लोगे, तजिकिस्तान को ढूंढो, उज्बेकिस्तान को ढूंढो, इंडिया तो आप जानते ही हो, पाकिस्तान के बारे में आपको पता ही है। तो ये 8 कंट्रीज इसके मेंबर के तौर पर हमें देखने को मिलती है। लेटेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया और पाकिस्तान हमें देखने को मिलती है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है रशियन और चाइनीज। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग के अंदर है। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स, तो इसका हेडक्वार्टर हम लोग को ताशकेंत उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है। चेयरमैनशिप जो एससीओ की है वो रोटेशन वाइज होती है, ईयर बाय ईयर। और रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान जो है गाइस, इसकी चेयरमैनशिप 2021 और 22 की हमें देखने को मिल रही है, तजिकिस्तान की, राइट। तो ये चीज है। और 20वीं समिट, इसकी 20वां शिखर सम्मेलन जो है इसका 2020 में हुआ था। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने लॉन्च किया था पहला एससीओ ऑनलाइन एग्जीबिशन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज के ऊपर। तो बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है तो उसके बारे में जो है वो बताया गया था इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन के दौरान, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। बताओ जरा हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, पता तो है ना सभी लोगों को? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो ये पूरी जानकारी हमने हासिल करी एससीओ के बारे में और ये एग्रीमेंट के बारे में, मास मीडिया के ऊपर जो हमें देखने को मिला था। अब बात करेंगे सिविल सेवकों के लिए नए पेंशन नियम के बारे में, न्यू पेंशन रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट, जो कि आप आगे चल के बनने वाले हो, राइट। बट आपका ऐसा ऑफिस नहीं होगा, आपका ऑफिस बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया अपने पेंशन नियमों को, पेंशन रूल्स को, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑफिशियल्स जो है इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब कि जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद, तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, नए प्रतिबंध जो है वो लगाए किन लोगों के ऊपर? जो रिटायर्ड होते हैं, खुफिया और सुरक्षा संगठन के अधिकारी जो होते हैं, राइट। तो आप भी क्या पता आगे चल के रॉक के अंदर जो है वो शामिल हो जाए, राइट। तो आप भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे फिर, राइट। तो मोटिवेटेड रहो, क्योंकि आगे चल के आपको ये सब चीजें करनी है, तो आपको पूरी चीज पता होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया रूल 8 क्लॉज 3A को, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के। केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन अमेंडमेंट रूल्स 2020 को।
अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, तो उक्त नियमों को पहली बार वर्ष 1972 में 1972 में तैयार किया गया था। तो पेंशन रूल्स कब तैयार हुए थे, तो 1972 ध्यान में रखना है, जिसमें अब तक 47 बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, संशोधन किए जा चुके हैं। 2008 में रूल नंबर 8 जो हमें देखने को मिलता है, नियम 8, इसके अंदर पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, भविष्य के अच्छे आचरण के अधीन पेंशन, तो ये इससे संबंधित है। नियम 8, इसमें पहली बार इस शर्त को शामिल करते हुए संशोधन किया गया था कि जो रिटायर्ड खुफिया और सुरक्षा अधिकारी ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या राज्य के आर्थिक हित, किसी विदेश राज्य के साथ संबंध एवं जो किसी अपराध को भड़काने की ओर ले जाए। तो क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स होता है, वो कई बार जब रिटायर होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं कई बार मीडिया के सामने, जो कि बहुत बड़ी डिफिकल्टी जो है वो क्रिएट कर देती है देश की सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया को तो नहीं दूंगा मैं, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंट्रोवर्सी चली थी। यूनाइटेड स्टेट्स में एक एरिया 51 करके जगह है, मेरे ख्याल से जिन लोग थोड़े एलियंस पे इंटरेस्ट रखते होंगे उनको इस बारे में पता होगा। तो एरिया 51 जो जगह है, तो वहां पर कुछ ऑफिशियल्स काम करते थे। जैसे ही वो रिटायर्ड हुए, उन्होंने मीडिया के सामने एलियंस का खुलासा कर दिया था कि यूएसए जो है वो रिसर्च करता है एलियंस के ऊपर, कॉन्टेक्ट्स उसके हैं एलियंस के साथ। तो बट हालांकि यूएसए नकारता है ये सब चीजों को। इवन ये वाली चीज भी हुई थी कि जैसे मून पे नील आर्मस्ट्रांग ने जब कदम रखा था, तो वो जो ऑफिशियल जो थे वहां के, मेरे ख्याल से यूएसए के नासा के ही थे वो ऑफिशियल, तो उन्होंने ये चीज कही थी रिटायर होने के बाद कि उनका संपर्क भी एलियन से हुआ था, उन्होंने कई बार एलियन से संपर्क किए हुए हैं। अब देखो, अब ये कंट्रोवर्सी है, क्या है भगवान जाने, बट ऐसी चीज करते हैं जो इंटेलिजेंस फोर्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बहुत कई बार कुछ बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर 2008 में इसको जो पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, तो इस रूल को जो अमेंड किया था उसमें यही चीज, ये कंडीशन सामने रख दी थी कि जो भी रिटायर्ड जो पर्सन होंगे, सिविल सर्वेंट जो होंगे, जो किस पर्टिकुलर उससे रिटायर्ड हुए हैं पोस्ट से, तो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी पोस्ट से अगर वो रिटायर्ड होंगे तो वो कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं करेंगे जो कि हमारी देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर खतरा बने या फिर किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन खराब करे। तो ऐसी कोई चीज वो पब्लिश नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। तो ये चीज यहां पर सामने रखी गई थी। इसको अमेंड जो किया गया, रूल नंबर 8 क्लॉज 3A, तो ऑफिशियल जो भी रिटायर्ड होते हैं कुछ सर्टेन इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से, जिसको सेकंड शेड्यूल जो आरटीआई एक्ट का है उसके अंदर जो इंक्लूड किया गया, तो उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो राइटिंग में कुछ भी जो है वो नहीं देंगे, नहीं बताएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिना किसी परमिशन के। सेकंड शेड्यूल जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, उसके अंदर 26 ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है। कौन से हैं, जिसमें से कुछ के बारे में जानो, जैसे आईबी है हमारी, रॉ है हमारी। रॉ का फुल फॉर्म बताना जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, और देखो गाइस पार्टिसिपेट करते रहा करो, उससे मजा आता है काफी। तो क्या होगा कि आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी चीजें याद रहेंगी बहुत सारी, और आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। आप जैसे कई बार होता है ना, पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड कुछ समय के बाद कुछ और सोचने लगता है कि अरे यार आज खाने में क्या बनाया यार, बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, चाउमीन बनवा लूं क्या, मैं पिज्जा बनवा लूं क्या यार, मैं पिज्जा तो बनवा ही नहीं पाएंगे यार, बाहर तो सब बंद पड़ा हुआ है और खतरा भी है, डर भी है, चलो कुछ आज कुछ बढ़िया सा बनवाता हूँ या बनवाती हूँ। तो ऐसा आता है ना, बहुत कुछ चीजें आती हैं। तो मैंने छोटी सी चीज बोली, कुछ और भी चीजें आने लगती हैं कि यार कल उससे ये बात करी थी तो बहुत अच्छा लगा था बात करके। तो ऐसा कुछ चीजें आती हैं, तो माइंड डाइवर्ट होता है। तो माइंड आपको डाइवर्ट नहीं करना, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखते रहो। आईबी हो गया, रॉ हो गया, जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट होते हैं, सीबीआई, एनसीबी, बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, तो इसमें 26 टोटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसमें शामिल किया गया है कि इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी प्रकार से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और रिटायर्ड ऑफिशियल्स को जैसे ही वो रिटायर्ड होते हैं सर्विस से, तो उनको एक अंडरटेकिंग जो है वो साइन करनी होती है, राइट, जिसके अंदर प्रॉपरली मेंशन रहता है कि वो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश नहीं करेंगे किसी भी तरीके से जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है। मतलब कि कुल मिलाकर उनको लीगली जो है वो बाउंड कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के थ्रू, फॉर्म 26 के। तो अमेंडमेंट ने ये स्कोप को बढ़ा दिया कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की होगी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिना परमिशन लिए। तो देखिए इस संशोधन का, अमेंडमेंट का क्या पर्पस है, तो आपको बता दें गाइस कि कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था ये सिफारिशों को, और लगभग 4 सालों से जो था ये अंडर प्रोसेस था,
राइट, प्रक्रिया में था। और ये कदम इस तथ्य से उत्पन्न चिंताओं से प्रेरित था कि कुछ हाई प्रोफाइल रिटायर्ड अधिकारी जो होते हैं उन्होंने अपने कार्यकाल पर किताबें लिखी थी और इनमें से कुछ ने गुप्त जानकारी का खुलासा भी किया था। तो अब ये तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए खतरा वाली बात हो जाती है ना। जो चीज हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अगर वो इस प्रकार से रिटायर्ड ऑफिशियल डिस्क्लोज कर दें तो बहुत बड़ी खतरे वाली बात हो जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए जो है वो ये नियम शामिल किया गया। और अमेंडमेंट टू रूल 8 मींस द पेंशन कैन बी withheld और withdrawn if the pensioner disobey the rule। अब इसमें पेंशन को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि देखो पेंशन एक ऐसी चीज होती है जो कि ऑब्वियस ही बात है कि उसकी तो नीड होती है, रिटायर होने के बाद इंसान को गुजारा करने के लिए पेंशन तो चाहिए चाहिए। तो इसमें ये लिख दिया कि अगर मतलब उल्लंघन करेंगे तो आपकी पेंशन या तो काटी जाएगी या रोक दी जाएगी। तो इसलिए ये पेंशन रखा गया। आप देखो यहाँ पर लोग बाग पेंशन के नाम से सिर्फ, जैसे कि अगर स्टार्ट करें हम इस टॉपिक को तो नए पेंशन रूल्स है इस नाम से लोगों को लगे यार पेंशन बढ़ाने या घटाने की बात हो रही है, बट नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। रूल नंबर 8 ध्यान में रखना थोड़ा सा। और नियमों में इस बदलाव से सुरक्षा और खुफिया संगठनों के उन रिटायर्ड अधिकारियों के प्रभावित होने की संभावना है जो अपने पूर्व संगठनों तथा अनुभवों पर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं या पुस्तकों में लिखते रहते हैं। राइट, तो कई बार होता है ना कि रिटायर्ड होने के बाद इंसान सोचता है कि यार चलो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें हम लोग, राइट, जिससे कि मरने से पहले एक बार वाहवाही तो हासिल कर लें, राइट, दुनिया के सामने। क्योंकि ड्यूरिंग द सर्विस, जैसे आप भी हो, आप ड्यूरिंग द सर्विस आपको कई बार आप भले ही कितने अच्छे काम कर लो उस काम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जो काम करोगे वो ऐसे काम होते हैं जिनको डिस्क्लोज करना अलाउड ही नहीं होता किसी भी तरीके से, राइट। तो वो वाली चीज है। फैमिली मैन सीरीज किसी ने देखी होगी तो पता होगा कि मतलब कितने छुप के जो है अधिकारियों को रहना पड़ता है, राइट। उनके पास तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कितने बढ़िया बढ़िया काम करते हैं अधिकारी, राइट, किस तरीके के अपने देश को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बट मीडिया में उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बट फिर वो जब रिटायर्ड हो जाते हैं फिर उनको लगता है यार कि चलो यार थोड़ा बहुत तो अपन बताएं कि हमने भी कुछ कुछ किया है, राइट। जब देश ने नहीं बताया, मीडिया में पब्लिश नहीं हो, तो हम खुद ही पब्लिश कर दें, राइट। तो ऐसी चीज हो जाती है कई बार। और ये कई बार तो जानबूझकर नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम तो अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, बट इससे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाता है। तो फिर ये इस प्रकार की चीज जो है वो रख दी गई है इनके सामने, राइट। अब देखो सिविल सेवकों से संबंधित नियम हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो रूल 9 की बात करते हैं। सिविल सर्वेंट के जो रूल हम लोग को देखने को मिलते हैं, रूल नंबर 9 पेंशन रूल्स 1972 के। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायर होने के बाद डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, विभागीय कार्रवाई भी हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है, हम इस चीज को भी समझें कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो अगर किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा है, ठीक है, बात समझना मेरी ध्यान से, उसको क्या पता किसी ने बोला हो कि आप डिस्क्लोज कर दो, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप बता दो, चलो इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। अब सामने वाले व्यक्ति की अगर पेंशन, सिर्फ पेंशन काट दी जाए तो सामने वाला व्यक्ति तो सोचेगा ना कोई बात नहीं, पेंशन काट दी तो क्या हुआ, उससे डबल ट्रिपल पैसा मुझे मिल गया, है ना। तो ये चीज भी आ सकती है, ह्यूमन है भाई, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें ये चीज कही गई कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिशियल किसी भी प्रकार से अगर वो रिटायर हैं और मिसकंडक्ट करते हैं किसी भी प्रकार का, राइट, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, डिपार्टमेंटल जांच जो है वो उनके खिलाफ होगी। ओनली अंटिल 4 years आफ्टर डेट ऑफ कमिटिंग दैट मिसकंडक्ट, यानी कि 4 वर्ष बाद ही विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ही वो रिटायर्ड होंगे उसके बाद से। तो ये चीज जो है वो यहां पर शामिल कर दी गई। अब देखो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, इसके बारे में तो काफी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर से एक बार जान लो। तो यह सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारियों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर जो सर्विस में है। इसका नियम 7 क्या कहता है, तो ये सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की हड़ताल, दबाव आदि का सहारा लेने से प्रतिबंध करता है। मतलब कि सरकारी अधिकारी जो है वो ये नहीं बोलेगा कि अरे मैं स्ट्राइक कर रहा हूं, मुझे ये चीज करो, जैसे होता है ना प्राइवेट ऑफिशियल में कि हमारी मांगे पूरी करो, हम स्ट्राइक कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के लिए ये सब चीजें नहीं है, राइट। नियम 8 इसका क्या कहता है कि वही चीज सेम जो मैंने भी आपको बताई कि सरकारी मंजूरी के अलावा, जब तक इनको सरकारी मंजूरी नहीं मिली है, गवर्नमेंट ने जब तक इनको जो है वो अलाउ नहीं किया है, तब तक ये किसी भी समाचार पत्र में या किसी भी प्रकार के पब्लिकेशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो या राइटिंग में हो या किसी भी प्रकार का जो पब्लिकेशन है वो नहीं करेंगे उस चीज से रिलेटेड, जो कि मतलब इनके ऑफिशियल टास्क में जो चीज होगी उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे ये, राइट। तो ये रूल नंबर 8 के अंदर हमें देखने को मिलती है। और रूल नंबर 9 के अंदर भी वही चीज मैंने भी आपको बताई कि एक सरकारी कर्मचारी को ऐसी राय या तथ्य लिखित, टेलीकास्ट या प्रसारण रूप में देने से प्रतिबंध करता है जिसका केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी मौजूदा या हालिया नीति या कार्रवाई पर आलोचनात्मक प्रभाव पड़ता हो।
मतलब कि किसी प्रकार से क्रिटिसिज्म अगर पड़ता हो उनके स्टेटमेंट के थ्रू या राइटिंग में या किसी प्रकार से अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी अगर कुछ चीज बता रहे हैं और उस वो ऐसी चीज बता रहे हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगे, राइट, तब उनके खिलाफ जो है वो रूल नंबर 9 के तहत जो है वो कार्रवाई होती है और ये रिस्ट्रिक्शन उनको दिया जाता है। अगर वो रिस्ट्रिक्शन का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी, राइट। सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, पॉलिटिकल एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो ये कंडक्ट रूल जो है, आचरण नियम जो है, ये सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े होने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने या सहायता करने से रोकता है। मैं आपको हमेशा जो समझाता हूं कि आप जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ना हित की बात करो ना विरोध की बात करो। क्यों बोलता हूं मैं? तो वो इसलिए बोलता हूं, आज ध्यान में रखो कि ये मतलब जो सरकारी सेवा में जो अधिकारी रहते हैं ना, तो उनके ये कंडक्ट होते हैं, ये नियम होते हैं और आपको भी ये नियम को अभी से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर भी प्रॉपर बनेगा और जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो जांचा जाएगा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर तो नहीं करते। तो हमेशा कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कर रही है अच्छा लिखो, बुरा कर रही है बुरा लिखो, अपने सजेशन लिखो कि और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, बट ना किसी को फेवर करना है ना किसी के अपोज में रहना है, न्यूट्रल रहना है। आपके लिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि आप ही ऐसे लोग हो जो तैयारी कर रहे हो, जो कल को जाकर पॉलिटिकल पार्टी तो एक फेस है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो हैं पॉलिटिकल अथॉरिटीज, बट आप जो हो वो एक्चुअल वर्कर हो जो देश को चलाओगे आने वाले समय में, राइट। IAS IPS। चलो आगे की बात करते हैं। वर्ष 2014 में एक संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा, मतलब कि न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, जो चीज मैंने अभी आपको बताई और इतने समय से लगातार बताता आ रहा हूं, संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता के लिए खुद को प्रतिबद्ध बनाए रखेगा। कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, कि आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, डेमोक्रेटिक वैल्यू को देखना है, उसके अलावा भाड़ में गई सब चीजें, आपको किसी से मतलब नहीं। आपका टास्क है इस कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाना, इस कंट्री की डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसको हमेशा ऊपर रखना, राइट, सुप्रीम पे रखना। तो ये चीज जो है वो आप लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब रूल 26 नियम 26 ऑल इंडिया सर्विसेज का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट की बात होगी अब, कि अब रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स अ पेंशनियर, ये पेंशनियर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉइज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो किसी भी प्रकार से कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते 1 साल तक। ये था 2007 तक, अब इसको 2 साल कर दिया गया आफ्टर रिटायरमेंट, एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के अलावा उसको छोड़कर जो है वो आप किसी भी प्रकार से कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकते 1 साल के लिए। 2007 तक था ये, आज की डेट में 2 साल तक हम लोग को का पीरियड ये देखने को मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट का। अच्छा, ये वाला जो है पेज रिपीट हो गया एक और देखो, नॉन कंप्लायंस कैन लीड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयरिंग दैट द एम्प्लॉय शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू होल और सच पार्ट ऑफ द पेंशन एंड फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। वही चीज है कि अगर वो इन नियमों को पालन नहीं करेगा तो उसकी पेंशन काट दी जाएगी या खत्म कर दी जाएगी पूरी तरह से। ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आफ्टर रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट होने के बाद यानी कि रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स, क्या कोई सिविल सर्वेंट कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है क्या? तो देयर इज नो रूल टू स्टॉप गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आफ्टर देयर रिटायरमेंट, की कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी जो है रिटायरमेंट के बाद जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। मतलब कि रूल नहीं, मतलब कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, अलाउड है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 2013 में इलेक्शन कमीशन ने राइटिंग में लिखा था डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को और लॉ मिनिस्ट्री को, ये सजेस्ट किया था कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, कि एक सिविल सर्वेंट है जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो उसके 2 सालों तक, अभी के लिए पहले 1 साल था 2007 तक, अब क्या है 2 सालों तक जो है वो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे या कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते वो, उसके बाद वो कर सकते हैं। तो वैसे ही एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो होना चाहिए वो इसी प्रकार का होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं रिटायरमेंट के बाद। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब कि उनको कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वो ज्वाइन ना करें। तो ये इलेक्शन कमीशन ने सजेशन दिया था, बट इनके सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और लॉ मिनिस्ट्री जो है, उनकी जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उन्होंने सलाह दी थी कि इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध राजनीति में शामिल होने या चुनाव लड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, राइट। यानी कि इन्होंने ये चीज कही कि ऐसे अगर आप रेस्ट्रिक्ट करोगे ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन लड़ने से तो फिर वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी जो होता है
कि मतलब कि सभी लोग कानून के सामने जो है वो इक्वल हम लोग को देखने को मिलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो वो चीज वैध नहीं होगी इस प्रकार का क्लासिफिकेशन उनके लिए करना। और इसके साथ ही डीओपीटी ने चुनाव आयोग से ये भी कहा कि उसके सुझाव उचित और व्यवहार नहीं हो सकते, मतलब कि एप्रोप्रिएट और फेजिबल जो है वो नहीं हो सकते, इसका ये सजेशन जो है ये सही नहीं माना गया। तो ऐसा जो है वो इन्होंने कहा था सिविल सर्वेंट को लेकर। तो ये वाली चीज है कुछ जो कि आपके लिए तो बहुत ज्यादा काम की है, राइट, सिविल सर्विसेज के लिए, और न्यूज में आ रही है ऐसी कुछ चीजें, तो डेफिनेटली कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख रहे हो आप तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बन सकता ही है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिस्कस करेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-2021 के बारे में। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना गाइस, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाए गए हैं, टोटल 17 गोल्स हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। तो नीति आयोग क्या करती है कि हमारी कौन सी स्टेट्स हैं वो कौन से गोल्स को अचीव कर पा रही हैं, कितना आगे बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से ये इंडेक्स प्रिपेयर करके देती है। तो ये रिसेंटली इसका तीसरा एडिशन अभी रिलीज हुआ है और 2020 और 21 का ये इंडेक्स जो है वो नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के कोलैबोरेशन के साथ जो है ये चीज हमें देखने को मिली है, की गई है। नीति आयोग ने लॉन्च किया था ये इंडेक्स 2018 में, ये मॉनिटर करने के लिए, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कितने प्रोग्रेसिवली अचीव करते हुए आगे बढ़ रही है, राइट। और स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स भी डेवलप करने के लिए, जैसे कि होता है ना कि हम जब कंपटीशन करते हैं, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कंपटीशन यहाँ पर किसी के साथ नहीं है, आपका अपने खुद के साथ कंपटीशन है। तो आप क्या करते हो कि आपने कल कितना पढ़ा था उससे कोशिश करते हो आज ज्यादा थोड़ा और पढ़ने की और अपने आप को इंप्रूव करने की अपनी पढ़ाई को, है ना। तो वैसे ही आपस में स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है। एक स्टेट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए वेरियस एक्शंस ले रही है, इनिशिएटिव ले रही है और उसकी रैंक ऊपर है, और दूसरी स्टेट जिसकी रैंक नीचे है वो सोचती है कि यार अब मुझे अपनी रैंक को आगे बढ़ाना है, ऊपर करना है, तो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाने के लिए, राइट, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में इन सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तो नीति आयोग का ये ट्विन मैंडेट हम लोग को देखने को मिलता है, एक तो मॉनिटर करने के हिसाब से, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना स्टेट्स और यूटीज के बीच में, राइट। और फेडरल सिस्टम के बारे में मैंने आप लोग को पॉलिटी का कोर्स जिन स्टूडेंट्स ने लिया होगा तो मैंने फेडरल सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है कि किस प्रकार से कंपटीशन या कॉपरेशन दो स्टेट्स के बीच में होता है, किस प्रकार से इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में भी हमने अभी कवर किया रिसेंटली ही, राइट। तो आपको आइडिया होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को पॉलिटी का फुल फ्लेज कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं हमारे जो क्लासेस हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, लेक्चर के स्टार्टिंग में और एंड में जो है वो प्रोवाइड किए जाती है पूरी डिटेल्स। तो कई बार फिर भी स्टूडेंट मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर कौन से कोर्सेज आपके पास हैं, तो आप डेली लेक्चर्स देखेंगे, आप जो भी लेटेस्ट लेक्चर देखेंगे तो उसके एंड में मैं पूरे कोर्सेज की डिटेल्स देता हूँ डिटेल में, तो फिर आप सुन सकते हैं। तो देखो इंडेक्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एजेंडा 2030 जो है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक जो अचीव करने का है, राइट। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन से गोल्स जो है वो हम लोग अचीव करते हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था इस 2030 के एजेंडा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें 2030 तक जो है वो अचीव करना है। तो ये सब चीजें हम लोग को इन गोल्स के अंदर देखने को मिलती है। और देखिए गाइस, इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसका इंडेक्स 2020 और 2021 का, तो ये ऑनलाइन डैशबोर्ड पर लाइव हम लोग को देखने को मिला था। और इसमें अलग अलग जो एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे कि पॉलिसी, सिविल सोसाइटी, बिजनेस, एकेडमिया, इस पर आधारित ये ऑनलाइन डैशबोर्ड हम लोग को देखने को मिला था। अब मेथोडोलॉजी क्या चूज की जाती है इन गोल्स को या इस इंडेक्स को बनाने के लिए, तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है इसके अंदर गोल वाइज स्कोर जो है वो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सेट किए जाते हैं हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। अब इसमें रेंज जो होती है 0 to 100 की होती है। अब 0 से लेकर, ये वाली चीज ध्यान में रखना है, 0 से लेकर 49 तक का अगर किसी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का स्कोर आता है, मतलब कि वो एस्पिरेंट है, मतलब कि अभी वो आगे बढ़ रही है, कदम आगे बढ़ा रही है। परफॉर्मर मतलब कि उसका स्कोर 50 से 64 के बीच में आ गया है। फ्रंट रनर मतलब 65 to 99, मतलब कि हाँ बस अचीव ही करने वाली है इस गोल को, और 100 का मतलब कि उसने अचीव कर लिया, वो अचीवर है। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को जो है वो बांटा हुआ है स्कोर के आधार पर। और देखिएगा इस पिछले साल के कंपैरिजन में हम लोग का इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है, और भी ज्यादा टारगेट्स को हमने कवर किया हुआ है।
और इसको नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ अलाइनमेंट करके जो है वो बेहतर तरीके से टारगेट को अचीव करने के लिए हमने काम किया है। तो सिंपल सी चीज, आपको ये सब चीजें रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज बस आपको ध्यान में ये रखना है कि इंडिया जो है वो इंप्रूवमेंट करती जा रही है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और कंट्री का ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्कोर है वो 6 पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। 2019 में 60 था और 2020 और 21 का 66 हम लोग को देखने को मिला है। 6 पॉइंट से इंप्रूवमेंट हुआ है। करेंटली कोई भी स्टेट्स एस्पिरेंट और अचीवर की कैटेगरी में नहीं है, मतलब कि मिड पाथ पर सभी स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रही है। 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर है, मतलब कि मिड पाथ पर हमें देखने को मिल रही है। और 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी फ्रंट रनर कैटेगरी में पहुंच गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव करने के काफी नजदीक जो है वो बताए जा रहे हैं। और भारत ने वर्ष 2020 में क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, हेल्थ, इन सेक्टर्स में जो है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है 2020 के अंदर, राइट, याद रखिएगा। बट यहां पर मेजर डिक्लाइन कुछ एरियाज पर नजर आया, जैसे कि इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इवन कहा जा रहा है कि मतलब डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि उसका कारण कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के साथ आप लिंक कर सकते हो। ये सब चीजों का कारण इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए भी डिक्लाइन हुआ है, लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली बात है, डाउनफॉल उसमें आएगा ही आएगा। तो बस इसमें हम लोग को थोड़ा सा जो है वो मतलब कंडीशन जो थी ओवरऑल वो ठीक नहीं थी, तो उसको देखते हुए गिरावट यहां पर रिकॉर्ड की गई। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो केरला जो है गाइस ये टॉप पोजीशन पर हम लोग को नजर आ रही है, तीसरे एडिशन में, राइट, टॉप पोजीशन पे। इसका स्कोर 75 का है। उसके बाद फिर तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश, इनका स्कोर जो है वो 72 का हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी स्टेट्स बिहार, झारखंड, आसाम, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में आ गई हैं। बट सभी स्टेट्स ने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले अच्छा किया है, राइट, यानी कि आगे ही बढ़ती हुई हम लोग को नजर आई। और मिजोरम और हरियाणा जो है, इन्होंने सबसे ज्यादा सुधार इन स्टेट्स के अंदर हम लोग को नजर आया है, देखने को मिला है। इसके अलावा गाइस मैं चाहूंगा कि आप एक बार क्या करो, नीति आयोग की वेबसाइट पर चले जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा। यहां पर गूगल पे टाइप करना नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, तो आपको नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। वहां पर एक पीडीएफ डली हुई है, उस पीडीएफ पर आपकी स्टेट ने क्या परफॉर्म किया है उसको एक बार बस रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा सा उस मायने में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज मैंने आपको बताई उतनी सफिशिएंट है। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक के लिए सिर्फ आप ये चीज थोड़ी मेहनत करो, उस वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ में सिर्फ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो सिर्फ उस स्टेट का आपको पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको नॉलेज मिल जाए, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विस ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स से रिलेटेड फिर से पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर अभी के अभी कर लेना, अभी मतलब लेक्चर फिनिश करने के बाद कहीं पर लिख लो। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 3 के टॉपिक्स के बारे में। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, अब एक और रिपोर्ट आ गई है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। अब यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर की ये रिपोर्ट है। इसने एनालाइज किया है कि क्या इन्वेस्टमेंट फ्लो हम लोग को नेचर बेस्ड सोल्यूशन पर देखने को मिल रहा है, मतलब कि नेचर के लिए हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इसने आइडेंटिफाई भी किया है कि आने वाले समय में किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है क्लाइमेट चेंज को रिजॉल्व करने के लिए, जो सिचुएशन आज की डेट में बढ़ रही है, बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ के लिए, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए, लैंड डिग्रेडेशन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जो कि 3 रियो कन्वेंशंस के द्वारा सेट किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट ने ये चीज बताई है कि इन्वेस्टमेंट की बात की, हम लोग को अपने एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना है और अभी तक हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके बारे में एक एनालाइज इसने किया और बताया फ्यूचर में भी क्या करना चाहिए। रिपोर्ट जॉइंटली प्रोड्यूस की गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के द्वारा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है क्या? तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन रिफर्स टू सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ नेचर, कि सस्टेनेबल तरीके से हम लोग मैनेज करें और उपयोग करें इस नेचर को, जिससे कि हम लोग सोशियो एनवायरमेंटल चैलेंजेस, आज की डेट में जो एनवायरमेंट चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू, यानी कि ह्यूमंस एक्टिविटीज के थ्रू जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको टैकल किया जा सके, चाहे वो डिजास्टर रिस्क का रिडक्शन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो, या बायोडाइवर्सिटी लॉस का हो। हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारी प्रजातियां एक्सटेंट होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, चाहे वो फ्लोरा की हो या फौना की हो, प्लांट की हो या एनिमल की हो, लुप्त होती जा रही हैं, राइट। फूड और वाटर की सिक्योरिटी, राइट, और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ एट दी टॉप। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से हम लोग मतलब सस्टेनेबल तरीके से किस प्रकार से मैनेज करें, इस नेचर का उपयोग करें, जिससे कि सभी चीज हेल्दी हो, सभी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो। और एनबीएस नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है गाइस, ये हार्मोनी क्रिएट करता है
एक प्रकार का सामंजस्य बनाता है किसके बीच में, पीपल और नेचर के बीच में, ह्यूमन और नेचर के बीच में, जिससे कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके और होलिस्टिक पीपल सेंट्रिक रिस्पॉन्स जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि ह्यूमंस जो है वो मदद करें कि किस प्रकार से इस क्लाइमेट चेंज को जो है वो टैकल करना है, राइट। और एनबीएस नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी जो है वो पिन करता है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी को, फ्रेश वाटर का एक्सेस जरूरी है, क्योंकि यही सब चीजें हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखने को मिलती है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी कि 2030 तक हंगर को एंड करना है, ये सब चीजें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो सस्टेनेबल फूड सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है ये भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर है पूरे दुनिया भर में। हम लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड है, उसके गोल को अचीव करने के ऊपर कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको हमें कंट्रोल करना है, राइट, रिड्यूस करना है, राइट, ज्यादा बढ़ने नहीं देना, राइट। तो ये सब चीजें अचीव करने के सोल्यूशन जो है ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज पाई गई, तो आज की डेट में हम लोग कितना निवेश कर रहे हैं, तो बताया गया कि $133 बिलियन, 133 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है नेचर बेस्ड सोल्यूशन के लिए हर साल। और मतलब आप ये भी कह सकते हो कि पूरे दुनिया भर के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि सभी कंट्रीज की जीडीपी आप मिला दो तो उसका 0.10% ही मात्र हम लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्ट किया जा रहा है नेचर बेस्ड सोल्यूशन में। तो आप ये मेंस के लिए ये वाला पॉइंट, ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 0.10% शामिल है इसके अंदर नेचर बेस्ड सोल्यूशन में, प्राकृतिक आधारित समाधानों में। तो ये चीज आप जरूर मेंस में लिखना, ये वाला पॉइंट। फंड जो है गाइस ये किस पर्पस के लिए लगाया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर मिक्स एक्टिविटीज भी काफी सारी शामिल हैं जो कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करना, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना, राइट। तो ये सब चीजें नेचर बेस्ड सोल्यूशन फाइनेंस जो है ये बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें क्लाइमेट फाइनेंस के स्केल में बहुत ही कम हम लोग को नजर आ रहा है, और ज्यादातर पब्लिक फाइनेंस के ऊपर ये रिलाई करता है, मतलब कि सरकारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिलाई करता है ये वाला। अब पब्लिक और प्राइवेट फंड्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक फंड जो है गाइस ये 86% तक के हम लोग को देखने को मिलते हैं, और मात्र 14% प्राइवेट फाइनेंस जो है, प्राइवेट की फंडिंग जो है वो इस चीज में आती है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो मेनली पब्लिक सेक्टर की तरफ से हो रहा है मेजर तौर पर 86%। और पब्लिक फाइनेंशियल सर्विस जो है और जो सर्विस प्रोवाइडर जो हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट फंड्स के तौर पर हमें जो देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पर ये फंड जो है वो लगाए थे। सबसे ज्यादा स्पेंड कौन करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर चाइना में, फिर जापान में, फिर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को नजर आती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया स्पेंड नहीं कर रही है, इंडिया भी स्पेंड कर रही है, जैसे कि कंट्रीज है ब्राजील, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये भी स्पेंड करती है भारी मात्रा में पैसे, राइट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनका डेटा जो है या रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनली कंपेरेबल डेटा के अकॉर्डिंग नहीं हम लोग को देखने को मिलता, मतलब कि इनकी जो स्पेंडिंग है वो इंटरनेशनल कंपैरिजन के आधार पर हमें नहीं नजर आती, नहीं देखने को मिलती। तो रिकमेंडेशन क्या है, एक सबसे पहला रिकमेंडेशन भाई ज्यादा पैसे खर्च करो। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हें अपने एनुअल मतलब एक्सपेंडिचर को या फिर इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना पड़ेगा, इसके अंदर एटलीस्ट 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा आने वाले समय में क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। मतलब कि आप खुद सोचो, पूरे दुनिया भर का मात्र 0.10% पूरी दुनिया भर की जीडीपी का यहाँ पर सिर्फ नेचर के लिए कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट। 10% तो हो तब जाकर तो ठीक लगे कि हाँ यार हम जो है वो क्लाइमेट के लिए थोड़े से मतलब वो है अवेयर्ड है, और हमें इस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये एनवायरमेंट जो है उसको हमें बचाना है, मतलब क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ना टारगेट अचीव हो पाएगा और बहुत बड़ी परेशानी होगी। और फिर जो इलॉन मस्क का जो टारगेट है शायद उसी के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ेगा। किस टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, इलॉन मस्क चाह रहे हैं कि किसी दूसरे ग्रह को हम लोग देखें कि अगर यहाँ पर धरती अगर वो हो जाती है, खत्म हो जाती है, बचती नहीं है धरती, तो एटलीस्ट कोई और दूसरा ग्रह हो जहां पर ह्यूमन सेटल हो सके, राइट। तो फिर उन्हीं के टारगेट पर काम करना पड़ेगा, या फिर अब ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देश में तो हमें देखने को मिल रहा है कि कहने को बस हो रहा है इन्वेस्टमेंट, बट अगर हम इस आंकड़े को देखें तो फिर कहां हम लोग को नजर आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि हर साल 536 बिलियन यूएस डॉलर 2050 तक स्पेंड करने का हमें टारगेट बनाना है। 536 बिलियन यूएस डॉलर, अभी देखो कितना है, अभी हमने बात करी कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग,
देखो अभी यहां पर लिखा हुआ था, देखो 133 बिलियन, तो 4 गुना ज्यादा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट, जो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है। और देखिए कैश फ्लो को इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ाना पड़ेगा, एनहेंस करना पड़ेगा, टैक्स में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कर सुधार करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल पॉलिसी और ट्रेड रिलेटेड टैरिफ्स हैं जो हम लोग को टैक्स देखने को मिलते हैं इस प्रकार के, तो उसमें सुधार करना पड़ेगा, नई नई नीतियां लानी पड़ेगी, नई नई पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी, राइट, जैसे कि कार्बन मार्केट्स जो है, कार्बन बाजार जो है उसकी क्षमता का दोहन करना पड़ेगा, हार्नेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, कार्बन मार्केट जिस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री जिस प्रकार से कार्बन को रिलीज कर रही है एनवायरमेंट में, तो उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट भी उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए अगर सिचुएशन को टैकल करना है, ठीक करना है तो स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा नेचुरल वेजिटेशन को, एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कॉस्ट है नए फॉरेस्ट की उसे स्टैब्लिश करना पड़ेगा, राइट, जो कि 80% टोटल कॉस्ट के बराबर हमें देखने को मिलती है, बट इसमें भी स्मार्ट तरीके से और प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जैसे एक पेड़ जो है वो काट दिया तो उसके बदले में आपने एक पेड़ लगा दिया। आप खुद सोचो, एक पेड़ जो है, जो बड़ा सा झाड़ की मैं बात कर रहा हूं, झाड़, एक झाड़ है वो कितनी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को खींच सकता है, रिसाइकल कर सकता है, उसमें क्षमता है ना, वो क्षमता एक छोटे से पौधे पे तो होगी नहीं ना। तो स्मार्टली और एनवायरमेंट के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। पता लगा आपने एक झाड़ काट के एक पौधा लगा दिया, छोटा सा एक फूल लगा दिया, क्या मतलब? फिर वो थोड़ा ना जस्टिस यहां पर कर रहा है, जो कि पहले हुआ करता था। इस प्रकार की चीजें, पेड़ काटो तो पेड़ लगा दो, और पेड़ में वो छोटा सा वो पौधा लगा देते हैं, तो क्या मतलब? तो थोड़ा ना कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकल हो पाएगा, या थोड़ा ना हम लोग मैनेज कर पाएंगे इस प्रकार की चीजों को, और सिचुएशन खराब होगी, राइट। तो स्मार्टली करना है और इस नेचर को जिस चीज की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग करना है। मेकिंग नेचर बेस्ड सोल्यूशन अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट बना देना है नेचर बेस्ड सोल्यूशन को, सपोर्ट करना है नेचर बेस्ड सोल्यूशन के इंक्लूजन को, राइट, कि आज की डेट में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कंट्रीज वगैरह जो है वो अपने खुद के कंट्रीब्यूशन करती हैं कि किस प्रकार से जो है वो उसे क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, तो वो वेरियस एक्टिविटीज करती है, तो उसमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन को गवर्नमेंट पॉलिसीज का पार्ट बना दो, राइट। नेशनल अडॉप्शन प्लान्स जो होते हैं और डोमेस्टिक सेक्टोरल लेजिस्लेशन, यानी कि डोमेस्टिक कानून, एक कंट्री के कानून जो होते हैं उसमें इन सब चीजों को शामिल करो, राइट। प्राइवेट फाइनेंस जो पब्लिक पॉलिसी के साथ है उसको अलाय करो, जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है प्राइवेट कंपनीज को भी बोलो कि वो भी स्पेंडिंग करें इस प्रकार के इसमें, राइट, नेचर के लिए इन्वेस्टमेंट करें, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। कैपिटल फ्लो को बढ़ाया जाए, राइट, स्केल अप किया जाए उस लेवल तक जिस लेवल तक 3 रियो कन्वेंशन के टारगेट को अचीव कर सकें, तो इतना इन्वेस्टमेंट तो करना जरूरी है आज की डेट में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब एक सिस्टम होना चाहिए फाइनेंसेस को ट्रैक करने का, आवश्यकता है एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाने की कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको ट्रैक तो किया जा सके, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, राइट। तो एक ट्रैकिंग सिस्टम एक प्रॉपर तरीके का होना चाहिए, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी स्टेट फाइनेंस कर रही है नेचर बेस्ड सोल्यूशन के लिए तो उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, और ये इंप्रूव करेगा डेटा कंपेरेबिलिटी को। तो इस डेटा अगर मिल जाएगा एक प्रॉपर तरीके का तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ पहले कितना इन्वेस्टमेंट किया था, अभी कितना किया है, और कितना करने की आवश्यकता है। तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जा सकता है और क्वालिटी तरीके से आने वाले समय के डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं। आज की डेट में आवश्यकता है पॉजिटिव फाइनेंस फ्लो को इंक्रीज करने की। कैसे? डी रिस्किंग एंड इंसेंटिवाइजिंग एंड रिड्यूसिंग हार्मफुल फाइनेंशियल फ्लो। तो जो हार्मफुल फाइनेंशियल फ्लो है उसको बंद करो, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फैक्ट्री है, उस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फंडिंग उस पर प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो क्या करेगी? नेचर को खराब करेगी। बट आपको उस जगह पर अब डाइवर्ट करना पड़ेगा फंडिंग जो कि नेचर के लिए हेल्दी हो, राइट। तो ये सब चीजें की आवश्यकता यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नासा के एक नए मिशन की बात करेंगे जो कि शुक्र ग्रह को लेकर, वीनस को लेकर हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो गाइस, रिसेंटली नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने 2 नए रोबोटिक मिशन अनाउंस किए हैं वीनस को लेकर। तो आपको शायद याद आ रहा होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वीनस से कुछ रेडियो वेव्स जो है वो वापस आई हैं, बाउंस करके रेडियो वेव्स भेजी गई थी, वो अभी वापस मिली है। वीनस से रेडियो वेव्स वापस आई हैं, मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है वीनस पर। इवन 2 सिस्टर मिशन हैं ये, जिनका मेन मकसद ये है कि ये समझना कि किस प्रकार से वीनस के सरफेस पर जो लेड है, लेड यानी कि सीसा, वो किस प्रकार से पिघलता है, किस प्रकार से वो पिघलने में सक्षम, इन्फर्नो जैसी दुनिया का निर्माण हुआ, राइट। किस प्रकार से वहां पर इस प्रकार की दुनिया का निर्माण हुआ जहां पर लेड जो है वो मेल्ट होता है, पिघलता है। तो इस चीज को समझना इस मिशन का पार्ट है। तो देखिएगा, ये 2 मिशन होने वाले हैं नासा के, जिनमें से पहले मिशन का नाम है द विंसी प्लस। ये वीनस के अंदर जो घने बादल, जो थिक क्लाउड हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, उसका जो वातावरण है, तो उसको एनालाइज करेगा कि क्या इन्फर्नो में कभी महासागर था,
मतलब कि क्या वहां पर कभी किसी प्रकार का ओशियन था, क्या वहां पर किसी प्रकार की लाइफ हुआ करती थी जो एग्जिस्ट हुआ करती थी, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिले कि हो सकता है कि वहां पर लाइफ होने की संभावना थी, क्योंकि ये हैबिटेबल जोन में ही आता है। वीनस और मार्स जो है ना, ये हैबिटेबल जोन पर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर लाइफ होने की संभावना बताई जाती है। तो यही चीज चेक करेगा, और ये गैसों को मापने के लिए, यानी कि गैसों को मेजर करने के लिए कि एटमॉस्फेयर पे कौन सी गैसें हैं, उसके लिए ये एक अपना मतलब वो भी उतारेगा, मतलब एक स्मॉल एयरक्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट, सॉरी स्मॉल स्पेस क्राफ्ट, छोटा सा एयर स्पेस क्राफ्ट भी जो है वो वीनस ग्रह पर उतारने वाला है। द विंसी प्लस मिशन के अंदर ये चीज आ रही है। इसके अलावा दूसरा जो इसका मिशन है ये होगा वेरिटास। वेरिटास ये दूसरा मिशन होगा। तो ये बेसिकली जियोलॉजिक हिस्ट्री जो है उसको मैप करेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर वीनस का जो सरफेस है, रॉकी सरफेस, तो उसकी मैपिंग करने के लिए ये वाला मिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से नासा के दो मिशन सामने आ रहे हैं। इस मिशन का महत्व क्या है? तो एक तो नए मिशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को मापा जाएगा, चेक किया जाएगा वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, क्योंकि वहां पर काफी सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि उसके कोर पर मौजूद है, राइट। तो उसको जो है ये मापेगा। और इससे पहले के जो मिशन थे जिसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स के मिशन की हम बात करें तो मरीनर सीरीज था 1962 से 1964 के पीरियड में, जो एक गया था पायनियर वीनस 1 और पायनियर वीनस 2 मिशन, राइट। तो ये 1978 में गया था, और एक था 1989 में मैगेलन वीनस की स्टडी करने के लिए। फिर बात होती है रशिया की, तो रशिया के अंदर वीनीरा सीरीज चलती है 1967 से 1983 के पीरियड में। वेगास 1 वेगास 2 मिशन 1985 में गया था रशिया की तरफ से। जापान की तरफ से हम लोग को देखने को मिला था 2015 में अकत्सुकी अकत्सुकी मिशन एक गया था। यूरोप की तरफ से वीनस एक्सप्रेस गया था 2005 में। इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि एक नया ऑर्बिटर जो है जिसका नाम इन्होंने रखा है शुक्रयान, तो ये 2024 पे इसको लॉन्च करेंगे शुक्रयान को। तो ये वाला चीज भी आप ध्यान में रखना कि हमारा भी एक मिशन है वीनस को लेकर जिसका नाम है शुक्रयान, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बात वीनस प्लैनेट के बारे में भी करते हैं। तो जो रोम के अंदर एक देवी है, रोमन देवी, प्रेम और सुंदरता की, लव और ब्यूटी की, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, शुक्र ग्रह का वीनस नाम रखा गया है। और सोलर सिस्टम पे आप देखेंगे तो मरकुरी के बाद, सन के बाद मरकुरी आता है, फिर मरकुरी के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है प्लैनेट? वीनस आता है। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, पता है ना ये वाली बात। और छठा प्लैनेट हम लोग को ये सोलर सिस्टम के अंदर साइज और मास के मामले में देखने को मिलता है। दूसरा ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है स्काई पर मून के बाद। तो हम जब रात के समय पे आसमान पे देखते हैं तो हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है। तो दूसरे नंबर पर जो चमकता हुआ जो हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो है ये वीनस, राइट। और कहा जाता है कि ये पहला प्लैनेट है जो कि प्लॉट किया गया था, यानी कि पहले प्लैनेट को जो है वो सेकेंड मिलेनियम बीसी में देखा गया था स्काई से, तो वो यही था वीनस, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि चमक रहा था तो पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे ये प्लैनेट है वीनस। तो पहला प्लैनेट आइडेंटिफाई करने वाला ये हमें देखने को मिला था। और देखो वीनस और यूरेनस, ये चीज आप ध्यान में रखना, ये क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करते हैं। क्लॉकवाइज इनका रोटेशन होता है अपने एक्सिस में, और हमारा प्लैनेट और दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को इसकी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और हॉटेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा यहां पर है, राइट। और इंटेंस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो याद रखना वीनस के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, मौजूद है वहां पर। और यही तो खोज हो रही है कि यार इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत यह है कि कहीं वहां पर लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं किया करती थी पहले। क्या वहां पर पहले, जैसे कि हमारी धरती है और आज की डेट में एलॉन मस्क मार्स की सोच रहे हैं कि यार मार्स में जो है वो हम लोग एक जीवन जो है वो बसा सकते हैं, तो हो सकता है कि पहले जीवन वीनस में हुआ करता था। तो यही सब मिस्ट्रीज को जो है वो अनलॉक करने के लिए ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम पे, तो लोगों का ध्यान जाएगा मरकुरी की तरफ, बट नहीं, सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट आप ध्यान में रखना, सबसे गर्म ग्रह जो है वो हम लोग को वीनस देखने को मिलता है, शुक्र ग्रह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कारण बहुत ज्यादा इंटेंस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है और उसके कारण ये काफी ज्यादा गर्म है। और देखिए एक दिन जो वीनस का होता है ना वो एक साल से ज्यादा बड़ा है, राइट। बात समझो, ये पहले भी समझा चुका हूं वैसे मैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, परिक्रमा लगाती है सूरज की, और एक बार परिक्रमा लगाना मतलब एक साल कंप्लीट हो गया। तो और एक दिन जो होता है हमारी धरती का मतलब कि अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, एक पूरा गोल चक्कर मारती है। जैसे कि आप खड़े होके एक ही जगह पर गोल घूम जाओ, तो आपने क्या किया, गोल चक्कर मार लिया, राइट। एक ही जगह पर गोल गोल रानी खेल लिया आपने एक बार, राइट। तो वो वाली जो चीज होती है ना, ये एक बार जो आपने चक्कर लगाया, तो धरती जब एक बार ऐसे गोल घूमती है तो इसका मतलब एक दिन होता है, राइट। बट वीनस का एक दिन मतलब
वो एक दिन जब तक वो अपना बनाती है उससे पहले ही वो सूरज का चक्कर लगा लेती है, सूरज की परिक्रमा लगा लेती है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे वो गोल घूम रही है, रोटेट हो रही है। आप बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे रोटेट हो और धरती एकदम से गोल घूम जाती है, मतलब ये समझो आप, ठीक है। मतलब वो एक साल में गोल घूम के अपना पूरा चक्कर लगाती है और उतना एक साल जो होता है उसका वो सूरज का चक्कर उससे पहले ही लगा लेती है, राइट। मतलब कि एक साल पूरा वो अपना कंप्लीट कर लेती है एक रोटेशन में। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार से। और देखो इसका, देखो आप रोटेशन और इसकी बात समझना आप कि अब जो मैं आपको डेज की बात कर रहा था ना और ईयर की बात कर रहा था कि हमारा जो एक साल होता है उसको हम लोग किस तरीके से एक साल गिनते हैं कि हमारी धरती जो है वो 365 दिन में पूरा का पूरा सूरज की परिक्रमा लगा लेती है। ये सूरज की परिक्रमा कितने दिन में लगाती है? 224.7 दिन में लगाती है, मतलब 225 मान लो। तो 225 दिन में एक जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। बात को समझना, 225 दिन में सूरज का चक्कर लगा रही है, मतलब कि अपना एक साल कंप्लीट कर रही है। और 243 दिन में एक बार खुद ब खुद रोटेट हो रही है। समझे आप बात? समझे? सूरज का चक्कर लगाने में इसको कम समय लग रहा है, बट खुद का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लग रहा है। और 24 घंटे में हमारी धरती एक चक्कर खुद का लगा लेती है, राइट। और 365 दिन में जो है वो मतलब सूरज का चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है सूरज की, राइट। तो देखो आप डिफरेंस, देखो आप कि कितना स्लो इसका मूवमेंट हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। थोड़ी सी बात वीनस और अर्थ की भी कर लेते हैं। ये फैक्ट तो हमने वीनस से के बारे में जाने। तो वीनस को अर्थ का ट्विन जो है वो माना जाता है। बेसिकली इसके मास में, अगर धरती के साइज की बात करें, मास की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो लगभग बराबर का ही हम लोग को वीनस देखने को मिलता है। इसलिए धरती की ट्विन जो है वो मानी जाती है, जुड़वा बहन मानी जाती है पृथ्वी की, वीनस, शुक्र। और शुक्र से ज्यादा कोई भी प्लैनेट पृथ्वी के करीब नहीं पहुंचता है। तो पृथ्वी के पास जो है वो सबसे मतलब क्लोज जो आती है वो वीनस ही आती है पृथ्वी के पास। यानी कि धरती जो है वो अपने पास ही सिर्फ वीनस को बुलाती है और वीनस अपने पास और किसी और को नहीं बुलाती धरती के अलावा, ऐसा आप समझ सकते हो। तो चंद्रमा के अलावा पृथ्वी के सबसे निकट आने वाली जो बॉडी है वो वीनस प्लैनेट ही हम लोग को देखने को मिलती है। और वीनस के अंदर धरती के कंपैरिजन में 90 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वायुमंडल दाब जो है वो पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा वहां पर वीनस के अंदर हमें देखने को मिलता है। और वीनस की स्टडी करने का जो कारण है वो क्या है, तो ये हमें समझने में मदद करेगी कि ये प्लैनेट जो है, हमारी धरती जो है वो कैसे उत्पन्न हुई, इवॉल्व हुई, राइट। क्योंकि धरती के साइज की है ये। और दूसरी बात हमें देखने को मिलता है कि हमारे सोलर सिस्टम में धरती के साइज के बराबर और ट्विन जो है वो वीनस ही हमें नजर आती है। और इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो पता लग सकता है। और इसके अलावा धरती का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है उसको मॉडल करने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि अभी हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको स्टडी करके हम अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। मतलब समझ सकते हैं इन सब चीजों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वहां पर लाइफ हुआ करती थी और किसी वजह से, जैसे कि आज की डेट में हम लोग ह्यूमंस लोग जो है वो बर्बादी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं, क्या वहां पर भी ह्यूमंस हुआ करते थे जिन्होंने बर्बादी करी और उसके बाद उन्होंने शायद कोई और ग्रह ढूंढ लिया, या फिर क्या पता वो हम ही लोग के पूर्वज वहां पर हुआ करते होंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर आ गए, राइट, मतलब धरती पर आ गए, इस पर अर्थ पर आ गए, और फिर उसके बाद फिर यहां पर हम लोगों ने जीवन जीना शुरू कर लिया, राइट। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो अभी तो पता ही नहीं है। यही सब चीजों पर तो रिसर्च चल रही है और आपको ये सब चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि क्या क्या रिसर्च चल रही है, कौन से मिशन है, वीनस ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, राइट। क्लियर है बातें? आगे बढ़े। अब देखिए, नेट जीरो एमिशन बाय 2050 की बात हो रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रोड मैप तैयार किया है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन होगा। अब अगर हम लोग इसके वर्ड से इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि 2050 तक क्या हम किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का या पोल्यूटेंट का एमिशन नहीं करेंगे? क्या ऐसा है क्या? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि आप जितना पोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब कि इस पर्यावरण को, एनवायरमेंट को आप जितना डैमेज कर रहे हैं, जितना पोल्यूटेंट इसमें रिलीज कर रहे हैं, उसके बदले में आप एनवायरमेंट के लिए कुछ कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया, उसको किसी प्रकार से मेजर कर लिया जाए और फिर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप जो है वो जैसे कि प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, राइट, इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हो, एफॉरेस्टेशन कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर जितना आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, लगभग उतना ही जो है वो आप न्यूट्रल कर दो, राइट। उस चीज को, उसके नुकसान को जो है वो कुछ ऐसा करके न्यूट्रल कर दो। और दूसरी बात, एमिशन को कंट्रोल करो, वहां पर फिल्टर्स लगाओ, राइट। वेरियस प्रकार के आज की डेट में फिल्टर्स आते हैं जो कि ये पोल्यूटेंट्स को जो है वो कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, एनवायरमेंट में पोल्यूटेंट को रिलीज नहीं होने देते, है ना। तो इसके बारे में एनवायरमेंट की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, आपको याद आ रहा होगा जो स्टूडेंट्स एनवायरमेंट की क्लास से जुड़े हुए हैं। देखो, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है नेट जीरो एमिशन रोड मैप को, जिसको इसने नाम दिया है नेट जीरो बाय 2050। दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी रोड मैप है
जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 की जो पार्टी हमें देखने को मिली है, मतलब COP26 क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन को लेकर, जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में हम लोग को देखने को मिलेगी नवंबर 2021 में, उससे पहले ही ये एक दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी रोड मैप आ चुका है। नेट जीरो एमिशन, जो चीज मैंने आपको समझाई, उसका मतलब यही है कि इसका मतलब है कि अचीविंग एन ओवरऑल बैलेंस बिटवीन ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस्ड एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन टेकन आउट ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब कितनी आप ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, और कितना आप उससे इस ग्रीन हाउस गैस को जो है वो स्टोर कर रहे हो। मतलब कि कुछ एब्जॉर्बेंट होते हैं ना, कुछ प्रकार के, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ फिल्टर्स आते हैं वो एब्जॉर्बेंट होते हैं, और एड्जॉर्बेंट भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो एब्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट, तो उसके बारे में हालांकि पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो यही वाली चीज, मतलब आसान भाषा में समझने के लिए, कि जितना आप एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो उतना ही बैलेंस कर दो। कुछ ऐसा करो कि उतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप, या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो आप कहीं पर निकाल लो एनवायरमेंट से, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ। तो देखो, इस चीज की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार से नेट जीरो एमिशन ऐसे टारगेट्स को लाने की क्या आवश्यकता है। तो हम जान ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी बुरी स्थिति हो गई है, उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, आज की डेट में जो टारगेट्स दिए हुए हैं, जिसके थ्रू हम लोग लिमिट कर रहे हैं कि पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, राइट। अगर हम पूरे अपने एफर्ट्स भी लगा लेंगे पूरी तरह से, फिर भी जो है वो हम लोग बैलेंस जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा और जो है वो चीजों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट के हिसाब से जिस प्रकार से काम चल रहा है, जिस प्रकार से कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं, उपाय हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वेरियस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल करने के, अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो भी मुश्किल पड़ जाएगी कि 2050 तक हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे वेरियस टारगेट्स को, और टेम्परेचर लेवल हाई होता चला जाएगा। तो एम ये है इस रोड मैप का, सबसे पहली चीज तो इंपैक्ट को एग्जामिन करना, जांच करना कि किस प्रकार से एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमें देखने को मिल रहा है। जांच करना और अनाउंस करना नेट जीरो एमिशन के प्लेजेस को, कि सभी कंट्रीज जो है वो प्लेज लें, प्रॉमिस करें कि वो नेट जीरो एमिशन जो है वो 2050 तक अचीव कर लेंगी, और उसके लिए वो क्या क्या कर रही हैं, राइट। तो उसके बारे में जो है वो प्रॉपर तरीके से जांच करना, और ऊर्जा क्षेत्र में उनके महत्व को बताना। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और न्यू एनर्जी पाथवे ये डेवलप करना, कि एक नया एनर्जी सेक्टर पाथवे होना चाहिए जिसके थ्रू नेट जीरो एमिशन पूरे दुनिया भर में 2050 तक अचीव किया जा सके, राइट। इसके अलावा इन सब चीजों को अचीव करने के लिए एक की पॉलिसी जो है वो सेटअप की जाए सरकारों के द्वारा, और सरकार उन पॉलिसी के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दें। और अभी से काम करना शुरू करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के जो उनके गोल्स हैं, एजेंडा जो है, तो वो नेट जीरो गोल्स को अचीव करने का वो पॉसिबल हो सकता है। इसके अंदर दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी शामिल किया जाए, इन टारगेट्स को भी शामिल किया जाए, और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल करने के ऊपर काम किया जाए। तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी पर भी काम कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज को इस प्रकार से एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी जो है वो मिल सके। कंट्री और मार्केट कंडीशन को देखते हुए कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बनानी है, और टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी यहां पर बात की गई। टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी होती क्या है वैसे, तो अगर बात करेंगे तो ये डिस्क्राइब किया जाता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू चूज most appropriate and suitable energy for their needs and requirement for development, acquisition, use or commercialization without dependency on knowledge involved as information or data। देखो, आसान भाषा में टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी का मतलब कि उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस सभी को प्राप्त होना चाहिए। जब बात यहां पर क्लाइमेट को कंट्रोल करने की, और वो भी पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को कंट्रोल करने की, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी कंट्रीज को जो है वो नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक्सेस मिलना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके अपनी कंट्री की कंडीशन के हिसाब से जो है वो कंट्रोल कर सकें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। यूनिवर्सल कॉपरेशन की यहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट, जिसमें सभी कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जाए कि सभी कंट्रीज नेट जीरो के लिए कंट्रीब्यूट करें, और ना ही सिर्फ उनको कहा जाए बल्कि मॉनिटर भी जो है वो किया जाए। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इस पर जो है वो काम करने की आवश्यकता है। वॉलेटिलिटी को मिनिमाइज करना है, राइट, जहां भी संभव हो क्षेत्र में एक व्यवस्थित परागमन या ट्रांजिशन हो जो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करे और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता को कम कर सकता हो। तो वॉलेटिलिटी जो है वो एनर्जी मार्केट्स में जो है वो इंश्योर करना है कि एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वॉलेटिलिटी जो है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अभी एकदम से पूरे, जैसे हम अगर फैसला ले लें कि यार तुरंत जो है वो सभी कारें बंद कर दो, जितनी भी फॉसिल फ्यूल वाली कारें हैं सबको बंद कर दो, और एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाओ, ट्रांजिट कर दो, तो वो एकदम से ऐसे पॉसिबल नहीं है, राइट। बट धीरे धीरे करके वो पॉसिबल हो सकता है, बट उसको इफेक्टिव तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और माइलस्टोन जो सेटअप किया गया है इस रोड मैप के अंदर, इसमें बताया जा रहा है कि 400 से भी ज्यादा माइलस्टोन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि पूरे दुनिया भर में कंट्रीज को गाइड करेंगे कि 2050 तक कैसे ये नेट न्यूट्रलिटी को अचीव कर सके। तो इसके अंदर फॉसिल फ्यूल शामिल है कि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नए फॉसिल फ्यूल में करना ही नहीं है। फॉसिल फ्यूल सप्लाई प्रोजेक्ट में कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट नए जो कोल प्लांट्स हैं अभी तक जिनको वो नहीं किया गया है, मतलब कि बोलते ना कोल वगैरह की माइनिंग्स वगैरह जो होती हैं, तो उसके लिए किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट या नए डिसीजन पर जो है वो फैसला लेना ही नहीं है, नया इन्वेस्टमेंट करना है। गाड़ियों की सेल्स, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि 2035 तक जितनी भी गाड़ियां जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू यानी कि पेट्रोल डीजल के थ्रू चलती हैं, तो उनकी बिक्री बंद कर दो 2035 तक। इलेक्ट्रिक जनरेशन की यहां पर बात हुई कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक सेक्टर जो हमें देखने को मिलता है वो भी नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर ले 2040 तक। देखो ये वाली चीज आप लोग को सिविल सर्विसेज के लिए अंडरस्टैंडिंग इस पर बिल्डअप करना जरूरी है। हमारे घर पे जो लाइट आती है उसमें सबसे ज्यादा क्या चलता है? कोयला चलता है, तब जाकर वो पावर जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है कि नहीं? यहां पर बात की गई है कि जितनी भी एनर्जी सेक्टर है पूरे दुनिया भर में वो भी सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो कहा जा रहा है कि उसे हम लोग को शिफ्ट करना है, इस प्रकार से शिफ्ट करना है कि नेट जीरो बैलेंस हो सके, कि वो कुछ ऐसे फिल्टर्स लगाएं जहां से ये रिलीज होता है कोयले जलने के बाद जो उसके पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं, तो एड्सॉर्बेंट लगाएं या एब्सॉर्बेंट वहां पर लगाएं, यानी कि कुछ फिल्टर्स वगैरह वहां पर लगाएं, राइट। कुछ ऐसी चीज करें कि नेट न्यूट्रलिटी अचीव हो सके, राइट। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि सोलार पावर को ज्यादा से ज्यादा लगाना है जिससे कि 2030 तक 630 गीगावाट जो है वो अचीव किया जा सके। विंड पावर जो है वो 390 गीगावाट तक अचीव किया जा सके, राइट। और टुगेदर जो है वो जो लेवल जो सेट किया गया है 2020 में से 4 गुना ज्यादा जो है वो टारगेट अचीव करने पर काम करना है। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में सजेशन किया है 2050 तक क्या चीज करनी है। तो 714% और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना है, 104% और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करना है, 93% कम कोयले पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोयले पर डिसीजन लेना है जो आज की डेट में जितना चल रहा है उसके कंपैरिजन में, 85% कम नेचुरल गैस का उपयोग करना है। तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है। और इसके महत्व क्या है गाइस? तो ये एक ऐसा पाथवे जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है या प्रोवाइड करा रहा है, या फिर एक आप कह सकते हो कि ऐसा गाइड कर रहा है ये रोड मैप कि जिसके थ्रू हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और स्पेशली उन एरिया से, उन सेक्टर से, जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, वहां से हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा एमिशन हम लोग को ग्रीन हाउस गैस का देखने को मिलता है। यही तो सेक्टर, एनर्जी और इंडस्ट्री वाले सेक्टर, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को एमिट करने वाले सेक्टर हम लोग को नजर आते हैं। अब इस चीज की आलोचनाएं भी काफी ज्यादा हो रही है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कंसिडर नहीं किया है हिस्टोरिकल एमिटर्स को, मतलब कि ये कह रहा है इस बात को समझना कि जैसे कि जो डेवलप कंट्री है जहां जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, ब्रिटेन यूरोप वगैरह पर मशीन्स बनना शुरू हो गई थी, तो उन लोगों ने तो पॉल्यूशन कर करके इस एनवायरमेंट को सड़ा दिया और खुद पैसे कमा लिए, खुद जो है वो ग्रोथ कर ली। बट आज की डेट में जब बारी आई डेवलपिंग कंट्री के को ग्रोथ करने की, तो उस समय वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, राइट। तो इस चीज की आलोचना की जा रही है कि हिस्टोरिकल एमिटर्स को तो कंसिडर ही नहीं किया, मतलब कि जो डेवलप कंट्री है उसको, उसके ऊपर तो ये चीज नहीं बोली गई, उसके ऊपर तो ये कहा नहीं गया कि और उसे डेवलपिंग कंट्रीज का जो है वो सपोर्ट करना है। डेवलप कंट्री को मतलब कि डेवलप कंट्री को ये प्रॉमिस करने के लिए नहीं कहा गया, ये प्लेज लेने के लिए नहीं कहा गया कि यार तुम तो डेवलप हो गए हो, अब डेवलपिंग कंट्री को पैसे दो, उनको थोड़ा सपोर्ट करो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आज के समय पर सोलर एनर्जी की बात कर लो या विंड पावर की बात कर लो या हाइड्रो पावर की बात कर लो, ये सब रेन्यूएबल सोर्सेज जो है ये थोड़े इनके प्रोजेक्ट जो होते हैं इंस्टॉलेशन वाले, तो ये काफी कॉस्टली होते हैं, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है डेवलपिंग कंट्री इतनी मेजर मात्रा में इन कॉस्टली चीजों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो डेवलप कंट्री के ऊपर जो है वो प्लेज दिलवाना चाहिए कि हाँ डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को पैसे दें या फिर ये सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए जिससे कि वो आगे भी बढ़ सके और उनके ऊपर ये बर्डन ना आए। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो थी उन्होंने तो एनवायरमेंट को सड़ाकर पॉल्यूशन करके जो है वो पैसे कमा लिए, आज की डेट में वो डेवलप्ड है, रिच नेशंस है। पर जब बारी आई डेवलपिंग कंट्री के आगे बढ़ने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह का उपयोग करने के लिए, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए। तो इस प्रकार से आलोचनाएं हो रही है जिसके बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि इग्नोर किया जा रहा है क्लाइमेट जस्टिस के प्रिंसिपल को, कि भाई जिसने मतलब नुकसान पहुंचाया तो उसको भी सेम लेवल पर रख दिया गया और जिसने नहीं पहुंचाया उसको भी सेम लेवल पर रख दिया गया। तो ये पहले भी काफी सालों से इस प्रकार की लड़ाई हो रही है और डेवलप कंट्री को बेनिफिट मिल गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, वही चीज मैंने आपको समझाया, राइट। और उसका कॉस्ट आज की रेट में डेवलपिंग नेशंस को जो है वो चुकाना पड़ रहा है। हेंस दे हैव इकोनॉमीज टू डीकार्बनाइज, उनके पास पैसा है
डिकार्बनाइज करने का, ऑल्टरनेट चीजों पर इन्वेस्टमेंट करने का, बट डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है ना। तो कहा गया कि एक ऐसी स्पेस लाई जाए जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो फाइनेंस करें ये डेवलप्ड कंट्री। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई, तो ये आलोचना है। अब देखो रेगुलेशंस की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मॉनिटर करने की, सुपरविजन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देयर इज पोटेंशियली एन ओवर रिलायंस ऑन बिहेवियरियल चेंज टू कंज्यूम लेस एनर्जी। देखिए क्या होगा कि अभी तक तो लोग जो है वो बेधड़ल्ले से जो है वो एनर्जी जो है वो उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें बिहेवियरियल चेंज की इसलिए भी बात हुई कि जैसे जैसे आप ट्रांजिट कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो, तो उस समय आप ये सब चीजों को ध्यान में रखो कि आप एनर्जी को वेस्ट ना करो। क्योंकि जब भी एनर्जी वेस्ट हो रही है मतलब कि जितना वेस्ट एनर्जी है जिसका उपयोग आपने नहीं लिया है उसका भी आप जो है वो कॉस्ट पे कर रहे हो एनवायरमेंट को खराब करके। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि हम अपने घर पे अगर जैसे अननेसेसरली लाइट चलाएं, चला तो हम अपने घर पे रहे, बिल तो हम भर रहे हैं, बट हम ना उसका उपयोग कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसके कारण, उस वेस्टेज के कारण जिसका कोई उपयोग नहीं है, जैसे लाइट जला के रखी हुई बेफालतू है, उस वेस्टेज के कारण जिसका कोई उपयोग नहीं है। अब कहने को तो लोग बोलेंगे भाई मैं पैसे भर रहा हूं क्या दिक्कत है। अरे भाई आप पैसे भर रहे हो बट आपने वेस्ट करी वाली चीज, और उस वेस्टेज की भरपाई एनवायरमेंट कर रहा है। क्योंकि वही उसी बात पे आ जाओ कि कोयला जब जलता है तब एनवायरमेंट को पल्यूट करता है। आप अगर अपने घर पे लाइट जला रहे हो, पूरी फैन जला रहे हो, एसी चला रहे हो, जिसका आप उपयोग भी नहीं कर रहे हो, आप उपयोग कर रहे हो तो समझ में आए कि हाँ चलो ठीक है आप आराम कर रहे हो, आप उस लाइट पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कोई नहीं फालतू में। आप अपने नीचे वाले फ्लोर पे हो, आपके ऊपर वाले फ्लोर पे पूरी लाइटें जल रही हैं, कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा, सामने वाला व्यक्ति बोलता है बिल तो मैं भर रहा हूं, बट आप तो बिल भर रहे हो, बट इसकी भरपाई मेनली एनवायरमेंट चुका रहा है, एनवायरमेंट पल्यूट हो रहा है। बात समझे आप? तो बिहेवियरियल चेंज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जिससे कि बहुत कम जो है वो खपत की जाए, यानी कि बिहेवियर चेंज इस प्रकार से किया जाए कि लोग बाग लेस एनर्जी को कंज्यूम करें इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान, और उसके बाद भी। ये तो एक हैबिट्स होनी चाहिए इस प्रकार की। रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिवली मोटिवेटेड कंस्ट्रक्टिव सोशल चेंज इकोनॉमीज में लाने के लिए, राइट। तो एक सकारात्मक रूप से प्रेरित करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सोशल चेंज जो है वो करें, सोसाइटी के अंदर एक चेंज जो है वो लेकर आए, स्पेशली बिहेवियरियल चेंज। तो देखिए आज की डेट में पूरी दुनिया के सामने एक टास्क है कि एनर्जी सेक्टर को 30 सालों में ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब 2050 का अगर टारगेट देखें तो अब 30 साल बच गए हैं, 30 साल से भी कम समय बचा है, तो उसमें ट्रांसफॉर्म करना है कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, राइट। और इवन वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो मोर देन डबल इन साइज जो है वो हो चुकी है, मतलब कि पहले के मुकाबले उसका साइज जो है वो इकोनॉमी के मामले में डबल हो चुका है। ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है 2 बिलियन लोगों से। तो इस दौरान पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सस्टेनेबल तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इन टारगेट्स को अचीव करना है, और ऐसे इस तरीके से अचीव करना है कि ना किसी का नुकसान हो, राइट। और लोगों के अंदर बिहेवियरियल चेंज आए, और हम लोग जो है वो इस पूरे जो जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए वेरियस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग करें, और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर पे ये पूरी चीज अचीव कर लें। और ये आवश्यकता है आज की डेट में कि नेट जीरो एमिशन 2050 तक अचीव किया जाए, क्योंकि अगर अचीव नहीं किया गया तो बड़ी दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो हाइड्रोजन की मदद से जो है वो ग्रीन एनर्जी जो है वो हम अचीव करें, एक्सेसिबल बनाएं सभी के लिए। कुछ ऐसे इंजीनियर्स को जो है वो चूज करना पड़ेगा, यानी कि डिजाइन वगैरह को, जिसमें हमें देखने को मिल सके कि बहुत ही कम पावर पर एफिशिएंसी मिल सके, राइट। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कम पेट्रोल डालकर गाड़ी लंबा चल सके। इसका मतलब ये कि फ्यूल कम उपयोग हो और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा मिले, राइट। तो इस पर हमें आज की डेट में काम करने की जरूरत है, और इस प्रकार के छोटे छोटे कदम उठाकर हम ये टारगेट्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये था पूरा वो टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्पेशली मेंस के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले होंगे लिखने के लिए। अब देखो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ज़ेब्रा फिश जो है, ये मछली है, ज़ेब्रा फिश जैसे हम लोग बोलते हैं। ज़ेब्रा फिश और उसकी इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन फेस स्पेस फ्लाइट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यार ये मछली जो है वो स्पेस फ्लाइट में, ये मछली का क्या हम लोग को महत्व देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक नई रिसर्च ज़ेब्रा फिश पर हुई है जिसने बताया कि किस प्रकार से ज़ेब्रा फिश के अंदर हम लोग को हाइबरनेशन देखने को मिलता है, जो कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकती है स्पेस में, स्पेशली स्पेस में जो रेडिएशन होते हैं उससे ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर सकती है। जब स्पेस फ्लाइट पे जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, जब स्पेस फ्लाइट पे जाएंगे तो उस दौरान जो भी रेडिएशन होता है उससे इस ज़ेब्रा फिश की मदद से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इस स्टडी की बात करें गाइस, तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ज़ेब्रा फिश को रेडिएशन की उपस्थिति में रखकर यह देखा है कि मार्स पर 6 महीने की यात्रा पर क्या अनुभव होगा।
कि ज़ेब्रा फिश को इन्होंने रेडिएशन पे रख दिया और ये देखने की कोशिश करी कि जब मार्स की यात्रा की जाएगी तो 6 महीने के दौरान जो है वो क्या चीज होने वाली है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। उन्होंने ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि इम्बैलेंस होता है एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बीच में, इम्बैलेंस हम लोग को देखने को मिलता है। डीएनए जो डैमेज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो सिग्नल होना शुरू हो जाता है, मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल डिवीजन साइकिल जो है वो चेंज होने लगती है। तो ये सब साइंस जो है वो देखेगा इस प्रकार के, क्योंकि कई बार पता है, ये भी आप लोग को शायद पता हो कि जो भी एस्ट्रोनॉट जो स्पेस ट्रैवल करते हैं, जब वो वापस धरती पर आते हैं तो कहते हैं कि उनके सेल की ग्रोथ हो जाती है। अब सेल की ग्रोथ का मतलब समझ रहे हो आप, कि इंसान की मृत्यु जो है वो जल्दी हो जाएगी। मतलब जैसे कि अगर वो धरती पर रह रहे हैं तो उनकी मृत्यु जो है वो एक एवरेज पीरियड पर होगी, बट वो अगर स्पेस ट्रैवल करके वापस आते हैं तो उनकी लाइफ का कुछ पार्ट जो है वो कम हो सकता है, उनकी लाइफ स्पेन कम हो जाएगी क्योंकि उनके सेल्स में ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि देखो कोई भी चीज है जो, अगर देखिए कोई भी चीज जब बूढ़ी होगी, ग्रो होना मतलब क्या हुआ, बूढ़ा होना, और जब बूढ़ी होगी तब क्या होगा, वो मर जाएगी। तो ये वाली रिसर्च भी हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स पे देखने को मिल चुकी हैं। तो यही सब चीजें जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं और रिसर्चर ने ज़ेब्रा फिश के दूसरे समूह में टॉरपोर, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉरपोर, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि टॉरपोर यानी कि हाइबरनेशन। तो ज़ेब्रा फिश ने हाइबरनेशन की एक्टिविटी में जब ज़ेब्रा फिश को रखा गया तब यह पाया गया कि जब भी रेडिएशन उनके ऊपर आ रही थी तो उस पर उससे कोई असर नहीं पड़ रहा था। मतलब कि हाइबरनेशन की स्थिति में रेडिएशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और इसने ये चीज बताई गई कि हाइबरनेशन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है, राइट, ज़ेब्रा फिश के अंदर। अब मेटाबॉलिक रेट अगर कम रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्रोथ भी जो होगी वो कम होगी, सेल्स जो है वो स्लोली ग्रो करेंगे, राइट। और इसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि प्रोटेक्ट किया जा सकता है हार्मफुल इफेक्ट जो है रेडिएशन के उससे। तो कुल मिलाकर खेल ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाए, और जब मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा तो स्पेस पर रेडिएशन का कोई असर ह्यूमन को नहीं पड़ेगा। ये इसका एक मेन कंक्लूजन हमें देखने को मिला है, जो चीज सामने आई है। और टोरपोर की बात करें तो हाइबरनेशन का एक फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा ये वाली चीज के बारे में, कि जैसे कि जो जो वो होते हैं ना भालू, बियर्स, वो भी हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, बहुत समय तक जो है वो सोते रहते हैं, राइट। तो भी उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिससे कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बताया जाता है कि ये एक दिन से कम के समय पर ये रह सकता है, यानी कि हाइबरनेशन की एक्टिविटी एक दिन के कम के समय पर, यानी कि 24 घंटे के कम के समय पर यूजुअली रह सकती है। और जब भी इस प्रकार का हाइबरनेशन एनिमल के मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, हार्ट बीट की बात करें, ब्रीदिंग की बात करें, बॉडी टेम्परेचर की बात करें, तो हाइबरनेशन के समय पर ये सब चीजें रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती हैं। और जब इंसान, सिंपल सी चीज समझो, जब हमारी बॉडी वर्क करेगी, फंक्शन करेगी, तब चाहिए होगा ना हमारी बॉडी को खाना, और जब हम खाना देते हैं बॉडी को तब क्या होती है, बॉडी में ग्रोथ होती है, राइट। बॉडी के सेल्स जो है वो ग्रो करते हैं खाने के बाद, न्यूट्रिशन के बाद, राइट। यही सब चीजें हमने समझी और यही सब चीजें हम समझते हैं। तो अगर उसी रेट को अगर आप स्लो कर दोगे तो क्या होगा, ग्रोथ भी जो होगी वो स्लो हो जाएगी। अब ग्रोथ स्लो होगी तो ऑब्वियस बात है रेडिएशन का क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ज़ेब्रा फिश की बात करें गाइस तो इसका साइंटिफिक नेम डैनियो रेरिरो हम लोग को देखने को मिलता है। काफी बेहतरीन नाम है, डैनियो रेरिरो, ऐसा लग रहा है किसी हीरो का नाम है, राइट। इसके हैबिटेट की बात करें गाइस तो छोटी सी मछली है, 2-3 सेंटीमीटर लंबी ये मछली हम लोग को देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर पर रहती है। जिन स्टूडेंट ने एनवायरमेंट की क्लास अटेंड करी है या नहीं भी करी है तो आप मुझे बताओ जरा, फ्रेश वाटर जो होता है और मरीन वाटर जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं 35 पार्ट्स पर 1000 का हम लोग को मरीन वाटर देखने को मिलता है, तो फ्रेश वाटर जो है वो कितने पार्ट्स पर 1000 का हमें नजर आता है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो देखो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र पर ये ज़ेब्रा मछली जो है वो पाई जाती है। ये मछली साउथ एशिया के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर पाई जाती है और ज्यादातर पैडी फील्ड्स, जो धान वगैरह जो होती है ना, तो उनके खेतों पर ये हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलती है जहां पर पानी रुका हुआ होता है, राइट। और इन स्पीसीज को लीज कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर। और बायोमेडिकल रिसर्च के लिए ये ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, राइट, स्टडी करने के लिए वर्टिब्रेट डेवलपमेंट की, इवोल्यूशन की, जेनेटिक्स की और बीमारियों की एक्योटिक जो होती है ना, मतलब कि एक्योटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मतलब एक्योटिक स्पीसीज होती हैं, तो उनके बारे में और समझने के लिए इस ज़ेब्रा फिश को जो है वो काफी ज्यादा स्टडी किया जाता है, राइट। जैसे कि ऑलमोस्ट इसके सभी ऑर्गन्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, आई, स्पाइनल कॉर्ड। ज़ेब्रा फिश जो है गाइस, इसका स्ट्रक्चर ह्यूमंस के जेनेटिक स्ट्रक्चर के बराबर है, इसलिए ह्यूमंस के लिए भी इसको जो है वो स्टडी किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड,
क्वेश्चन अगर आ जाए कि ह्यूमन का जेनेटिक जो है, जेनेटिक स्ट्रक्चर इन फॉलोइंग ऑप्शन में से बताओ कि किससे मिलता है, तो जेब्रा फिश आपको ध्यान में रखना है। लगभग 70% ह्यूमन का जेनेटिक स्ट्रक्चर इससे मिलता है। इसलिए तो ह्यूमन जो है वो स्पेस पर जाएंगे, स्पेस फ्लाइट पर जाएंगे, राइट, ट्रैवल करेंगे, तब उस समय उनको रेडिएशन जो है वो उनको ना हो, किसी प्रकार का रेडिएशन का खतरा ना हो, इसलिए ये जेब्रा फिश को स्टडी किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। वर्टिब्रेट के तौर पर ये मछली जो हमें देखने को मिलती है, तो इसके काफी सारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो ह्यूमंस की तरह ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके मसल, ब्लड, किडनी, आई, ये काफी सारे ह्यूमन सिस्टम के फीचर को शेयर करती है, मतलब एक एक जैसी हम लोग को देखने को मिलती है। इसकी स्टडी करना क्यों आवश्यकता है, तो रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, तो इसने इसकी स्टडी को और ज्यादा एक्सेसिबल जो है वो बना दिया है। और लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है, कि लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल जो है वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए खराब है। तो क्या ऐसा किया जाए, इसको स्टडी करके क्या रिसर्च की जाए जिससे कि हेल्थ जो है वो ठीक की जा सकती है। तो इस पर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है कि इसलिए इसकी स्टडी की जाती है। इसके महत्व की बात करें गाइस, तो इसकी स्टडी जो है वो हमें हाइबरनेशन के फॉर्म को समझने में मदद करेगी, जिसे इंड्यूस्ड टोरफोर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि रेडिएशन वगैरह के इफेक्ट जो है वो ह्यूमंस को नहीं होंगे, मतलब रेडिएशन जो है वो ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करेंगे। और हाइबरनेशन एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि काफी सारी स्पीसीज में हम लोग को देखने को मिलता है। ये स्पीसीज को हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्दियों के समय पर भालू जो है वो सो जाते हैं लंबे समय के लिए, तो वो उनको उस हार्श ठंडी से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और जैसे फूड की स्कार्सिटी, मतलब कि खाना वगैरह उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो भी वो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, जिससे कि वो जीवित रह सकें, वो अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, राइट। इवन लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो हाइबरनेशन को रेप्लिकेट किया जा सकता है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट को हार्श कंडीशन पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि जो स्पेस फ्लाइट के दौरान जो हार्श कंडीशन होती है उसमें एस्ट्रोनॉट प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अगर हाइबरनेशन की कुछ ऐसा किया जाए कि ह्यूमन जो है वो हाइबरनेशन पे चले जाए, तब ये चीज पॉसिबल हो सकती है, और उसी चीज की ये स्टडी हो रही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है गाइस, ये रिसर्च कंडक्ट कर रही है कि हाइबरनेशन का इंपैक्ट जो है वो किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स पे हो सकता है, स्पेशली हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, राइट। और ये कम खाना खाकर, मतलब स्पेस पर लंबे समय जो है वो तय कर सकते हैं, मतलब कि कम न्यूट्रिशन इनटेक करके हाइबरनेशन पर जाकर, जैसे कि इनकी सेल ग्रोथ भी जो होगी वो कम होगी, और ये अच्छा खासा टाइम जो है वो स्पेस पर बिता सकते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर जो है वो स्टडी की जा रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और चैलेंज हम लोग को स्पेस ट्रैवल के क्या देखने को मिलते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज रेडिएशन का ही है, कि कोई भी स्पेस फ्लाइट जो धरती के बाहर जो जाती है, यानी कि धरती की प्रोटेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो स्पेस फ्लाइट हमें देखने को मिलती है, तो वहां पर रेडिएशन काफी ज्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा रेडिएशन बाहर जो होता है, मतलब धरती की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हम लोग को देखने को मिलता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो धरती के प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर पर है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग को नजर आता है। इवन वहां पर भी रेडिएशन जो है वो 10 गुना ज्यादा है धरती के कंपैरिजन में, बट फिर भी वो प्रोटेक्टेड माना जाता है। बट उसके बाहर अगर हम लोग जाएं, धरती की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ह्यूमंस अगर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये बड़ा एक चैलेंज है। और रेडिएशन एक्सपोजर के कारण कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और दूसरे कॉग्निटिव फंक्शंस ऑल्टर हो जाते हैं, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति जो होती है इंसान की वो कम हो जाती है, मोटर फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं, हाथ पैर मतलब चलाने की क्षमता रिड्यूस हो जाती है, बिहेवियर चेंज भी हम लोग को देखने को मिलता है। आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट की बात करेंगे तो बिहेवियरियल इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो इतने लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट सिर्फ उनके साथ अगर 2-3 सदस्य हैं, तो वो आपस में उनको 2-3 सदस्य ही मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा, उनके पास जो दूसरा, ऑब्वियस बात है ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, पता होगा ना आपको इसके बारे में। हम लोग जो है वो बिना बातचीत किए नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो इंसान देखिएगा, जो इंसान लंबे समय तक आइसोलेटेड रहता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, ये बात भी आपको पता होगी। और अभी कोरोना वायरस के समय पर जो लोग आइसोलेशन पर हैं, और वैसे मैं सिविल सर्वेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने अपने रूम में बैठकर 8-8, 10-10 घंटे रोज पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप मान के चलो कॉमन मैन से बहुत अलग हो आप, राइट, सभी लोग, राइट। क्योंकि कॉमन ब्यूरोक्रेट को, सिविल सर्वेंट को आदत हो जाती है कि वो अकेले में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवल रेट उनका अकेले में। और इवन आप लोग तो सोचते भी होंगे यार कि आइसोलेशन, मतलब कि ये लॉकडाउन तो हमारे लिए अच्छा ही है। कौन कौन सोचता है ये बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, राइट। बहुत सारे लोग, उनको फर्क भी नहीं पड़ता होगा, अच्छा आइसोलेशन, हाँ ठीक है हम तो कर लेंगे, और बढ़ा दो, 1 साल बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, हमारी तैयारी तो अच्छी होगी, हमें तो यही चाहिए,
कि रूम में बैठकर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करनी है, राइट। तो वो आप लोगों ने अपनी वो बड़ा डेवलप कर ली है। बट क्या होता है कि जैसे कि काफी सारे लोग जो लंबी ड्यूरेशन के लिए अकेले रहते हैं, उनके आसपास 2-3 लोग ही रहते हैं, तो उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज जो है वो आने लगते हैं। ये आइसोलेशन का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। स्लीप लॉस हो जाती है, राइट, इंसोम्निया जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, और भी काफी सारी चीजें होने लगती है। एक तो वर्कलोड ओवरलोड हो जाता है, राइट, तो इसके कारण भी उनकी परफॉर्मेंस वगैरह जो होती है वो खराब होती है, और फिर हेल्थ पर इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। धरती से दूर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो डिस्टेंस स्पेस फ्लाइट का जैसे जैसे धरती से दूर जाता है वैसे वैसे कम्युनिकेशन जो है वो डिले होने लगता है, यानी कि कम्युनिकेशन डिले भी इंक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी अ कम्युनिकेशन डिले ऑफ 20 मिनट्स इन स्पेस ट्रैवल टू मार्स, कि यहां से जो सिग्नल भेजेंगे वो 20 मिनट बाद वहां पर पहुंचेगा। इसका मतलब ये है, राइट। तो ये वाली चीज भी होती है, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे कम्युनिकेशन गैप जो है वो होता रहेगा। इसके अलावा ग्रेविटी, तो डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल, अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग ग्रेविटेशन पुल हम लोग को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोनॉट जो है, दे वुड नीड टू लिव एंड वर्क इन 3/8 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन मार्स। तो धरती के जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका 3/8 टाइम हम लोग को मार्स में देखने को मिलता है, मात्र 3/8 टाइम। तो उस कंडीशन पर उन्हें रहना पड़ता है। वो थोड़ा सा अपलिफ्ट भी जो है वो फील कर रहे होते हैं, तो उसके कारण भी कई बार हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लोरर्स जो होते हैं वो टोटल वेटलेसनेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि स्पेस पे तो फ्लोट करते हैं ना वो, तो उनको लगता ही नहीं कि उनकी बॉडी में कोई वेट है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और ये फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है सिचुएशन जब भी एस्ट्रोनॉट ट्रांजिट करते हैं एक ग्रेविटी फील्ड से दूसरी ग्रेविटी फील्ड में, तो वो बहुत ही अलग इंटेंस एक्सपीरियंस उनको होता है। क्योंकि मान के चलो अभी आप फ्लोट कर रहे हो, ठीक है, अभी आप फ्लोट कर रहे हो, और एकदम से आपको कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, सोचो एक हफ्ते बाद जो है वो आप धरती पर आ जाओ एकदम, और फिर आपको क्या लगेगा, आपकी पूरी मसल जो है वो नीचे की तरफ पुल हो जाएंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, इंसान एकदम घबरा टाइप का भी जाएगा, एकदम कमजोर महसूस करने लगेगा। इसलिए आप कभी देखना, आपने कभी वीडियो देखा होगा, कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, कि जब भी एस्ट्रोनॉट्स नीचे धरती पर लैंड करते हैं तो उनको हिलने तक नहीं दिया जाता, उनको उसी एनवायरमेंट में बैठाए रखा जाता है, और वहीं से वो स्ट्रेचर पर लेटते हैं, राइट। और फिर उनको जो है वो बिल्कुल आईसीयू लाइक कंडीशन में जो है वो थोड़े समय के लिए रखा जाता है, राइट, कि जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो धरती के पास आने पर, यानी कि धरती पर लैंड करने के बाद उनकी बॉडी अडॉप्ट करे वापस से धरती के एटमॉस्फेयर को और धरती की कंडीशन को, राइट। ब्लास्टिंग ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट और अ डिसेंट थ्रू एन एटमॉस्फेयर इज मैनी टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और वही चीज मैंने आपको बताई कि एकदम से जब धरती पर आओगे आप तुरंत, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक अलग एक्सपीरियंस, बहुत ही तेज फोर्स जो है वो लगेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलती है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। और देखिए, जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है ना, तो नासा ने ये चीज पता लगाई है कि जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, एक तो वो पूरा क्लोज होता है, पैक्ड होता है। पैक्ड होने के कारण जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, राइट, हमें तो दिखते नहीं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बॉडी में, राइट, काफी सारे। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इजिली ये ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लोज होता है स्पेस स्टेशन का। और ये पूरी इनकी डे टू डे लाइफ जो होती है ना एस्ट्रोनॉट की, उसमें इनका जो स्पेसक्राफ्ट का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये चीज़ है गाइस, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, और आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी। मुझे पता है आज के, वैसे था मुझे तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और ऐसे 2-3 टॉपिक्स आज के इंटरेस्टिंग थे। बट देखो, कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। कुछ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, राइट। तो और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, कि हर एक चीज़ जो है वो आपको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, और आप मेंस में भी लिख पाए, और प्रीलिम्स तो आप क्लियर करें ही करें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला अगर आप डेली बेसिस पर इसको फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे, और मेंस के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप लोग पॉलिटी का कोर्स ले सकते हैं। ये पॉलिटी का कोर्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। ऐसे ही एनवायरमेंट का कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, जिसको आप ले सकते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स का कोर्स भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरी चीज़ें। और फिर कोई भी अगर इशू आता है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और सीसेट का देखिए कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, और पूरे कोर्स वीडियो कोर्स है। हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, पूरे वीडियो कोर्सेज हैं। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और करंट अफेयर्स का पेड पैकेज आपको चाहिए तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है। सेपरेट पीडीएफ भी मिलती है आपको, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग। डेली जो आप लेक्चर देखते हैं, जैसा भी आपने देखा, इसकी पीडीएफ तो मिलती है, बट प्रिंट कराने के लिए हैंड आउट नोट्स भी मिलते हैं।
रिवीजन के लिए वीकली कंपाइलेशन की पीडीएफ दी जाती है जैसे कि आप रिवाइज करें, और मंथली मैगजीन भी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपका टाइम बचाती हैं, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। 100 रुपीज़ पर मंथ मात्र इसकी फीस है। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं, और मंथली एमसीक्यू अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, और कोई भी मैंने आपको बताया कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।